तो आज मेहनत मजदूर लोग भी करते हैं और मेहनत सीईओ भी करते हैं, लेकिन आज सीईओ अच्छा पैसा कमा सकते हैं जबकि मजदूर इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है? एक लॉ है, इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ प्राइस एंड वैल्यू। प्राइस किसको फॉलो करेगा? वैल्यू को फॉलो करेगा। एक अगर कोई यंग पर्सन है जो अपनी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहा है और अगर वो ये एमई फॉर्मेट को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है तो वो कैसे? अंतःकरण बोलता है कि हम 4 चीजों के कंपोनेंट से बने हुए हैं। एक है मन, एक है बुद्धि, एक है अहंकार और एक है चेतना जो इन सबको देख रही है। लोगों को माइंड में ये अनुभव करवाया जाए कि ये जो घटना थी इसके मीनिंग को आप इमेजिनेशन में बदलो कि ये मेरे साथ अच्छा हो रहा है, आगे चल के मेरी जिंदगी में ये बेटर चीज लेके आएगी, क्योंकि यहीं से मैं कुछ बढ़िया बनूंगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ 2 पत्थर हैं, एक टूट के कंकर कंकर हो गया और एक टूट के शंकर शंकर हो गया। कोई डेप्थ में डूबा हुआ है और वो उससे बाहर आना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? जैसा भाव है वैसा ही जीवन में सब कुछ होता जाता है। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्ज में या किसी चीज में गया तो आप नोट करोगे कि उसके पास कहीं ना कहीं कोई फियर रखा हुआ था, कोई इनसिक्योरिटी रखी हुई थी, कोई डर रखा हुआ था। आप में से बहुत सारे लोगों के अक्सर मैसेज आते हैं कि विरल भाई, हम दिन रात मेहनत तो बहुत करते हैं, हार्डवर्क भी करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आता? लोग चाहते हैं एक क्लियर रोड मैप जो उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर निकाले। इसीलिए आज हमने बुलाया है अनुराग ऋषि जी को। आज हम उन हिडन ट्रूथ्स को एक्सपोज करेंगे। हम बात करेंगे MEME फॉर्मेट की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। हमारे डेटा के हिसाब से 85% से भी ज्यादा लोग वीडियो को देखते तो है, उससे वैल्यू लेते हैं, लेकिन यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे वैल्यूएबल गेस्ट को बुलाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो भाई, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, अभी कर लीजिए ताकि ऐसी कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट आपसे कभी मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। अनुराग सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे लगता है कि बहुत टाइम से हम लोग ये प्लान कर रहे थे, लेकिन आज आपसे मिलने का मौका मिला, सो अमेजिंग। थैंक यू सो मच। 100%। मैं पिछले 1-1.5 साल से मैनिफेस्ट कर रहा था कि कभी आप हमारे चैनल पे आओ। इनफैक्ट हमारे दूसरे वीडियोस पे लोगों के कमेंट आते थे कि अनुराग ऋषि सर को बुलाओ, तो मैं हमेशा ये बोलता था कि हाँ यार, मैं मैसेज तो कर रहा हूँ, हम जब भी मिलेंगे दिल्ली में तभी वापस से शूट करेंगे। थैंक यू। तो आज स्पेशली आपके लिए मैं यहाँ पर आया और हम इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सर, मैंने इनफैक्ट आपके प्रोग्राम भी अटेंड किए हैं, आपको सुना भी है। आप हमेशा कहते हो कि इन सारी बीमारियों का सोल्यूशन दवाई नहीं है, आपको अपनी सोच बदलनी है, दवाई लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आम जनता के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये लोगों को मानना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे एग्जैक्टली बताइए कि इसके पीछे है क्या? ये कोई जादू है, कोई मैजिक है, क्या है ये होलिस्टिक हेल्थ? 2 चीज़ें हैं विरल भाई यहाँ पर। पहली चीज़ तो ये कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि दवाई नहीं लेनी है। दवाई, क्योंकि मुझे, अगर मैं किसी भी व्यक्ति को ये चीज़ बोल देता हूँ, क्योंकि मैं होलिस्टिक हेल्थ, होलिस्टिक वेलनेस को या इंडियन एंशिएंट हीलिंग साइंसेस को प्रैक्टिस करता हूँ, लोगों को सिखाता भी हूँ। लेकिन किस व्यक्ति चेतना के किस स्तर पर है, क्योंकि हर व्यक्ति उन चीज़ों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। तो जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, वो बोलता है कि सर मैं अगर ये दवाई छोड़ दूँ और आपकी प्रैक्टिसेस करूँ, मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं सबसे पहले आप इन चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आपकी चेतना खुद ब खुद, मतलब मेरे कहने से दवाई मत छोड़ो। करेक्ट। आपकी चेतना जब आपको ये सिग्नल देने लगे कि मैं अब बेटर फील कर रहा हूं, तो आप अंदर से, आपके अंदर से क्योंकि मुझे किसी की सिचुएशन नहीं पता, मैंने किसी की एनालॉजी नहीं देखी, मैंने किसी की एनाटॉमी नहीं देखी, मैंने किसी का स्कैन नहीं देखा, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो मैं किन चीजों के ऊपर काम करता हूं? जो रूट है कि हर एक चीज कहीं ना कहीं किसी इमोशनल सप्रेशन के कारण हमारी बॉडी में पैदा होती है, जिसको हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज। यानी मन में कुछ विकार चल रहे होते हैं जिनके कारण हमारी बॉडी कुछ केमिकल्स लगातार सिक्रीट करती रहती है। उन केमिकल्स का सही यूटिलाइजेशन ना होने के कारण हमारी बॉडी उनको स्टोर करती है। तो अब दवाई लेना हमको उस चीज से राहत दे सकता है, लेकिन सॉल्यूशन कहीं ना कहीं उस चीज के कॉज में, जो उसका रूट है, उसमें छुपा है। अब रूट क्या है? रूट कहीं ना कहीं इमोशंस हैं, रूट कहीं ना कहीं गलत लाइफस्टाइल है, रूट कहीं ना कहीं हमारी चेतना का हमारे से अलाइन ना होना है। तो मैं कहता हूं कि पहले अपनी कॉन्शियसनेस को जगाना शुरू कीजिए। धीरे धीरे जैसे आप रियलाइज करेंगे कि आपकी बॉडी बेटर फील कर रही है, क्योंकि कई बार अगर हमारी बॉडी के अंदर एक सेफ्टी बटन होता है विरल भाई, वो सेफ्टी बटन है हमारी इंटेंशन, हमारा बिलीफ। अगर मेरा वो सेफ्टी बटन ऑन नहीं है तो दवाई भी 100% काम नहीं करती है। लेकिन अगर वहीं सेफ्टी बटन ऑन है, मेरे बिलीफ ऑन है, मेरा इंटेंशन ऑन है, तो दवाई 200% गुना काम करने लग जाती है। और उसी तरह हमारा इंटरनल सेल्फ, जो कहीं ना कहीं चेतना से दूर हो चुका है, वो जब अलाइन होता है तो इंसान बहुत ब्यूटीफुल रिकवरी करता है। और हाँ, ये स्टेज आती है कि एक दिन वो बोलता है कि मैं दवाई से नहीं, मैं
अपने माइंड को प्रोग्राम करने से, मैं अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने से ठीक हो पाया हूं। शायद कहीं ना कहीं जब वो पहचान लेता है कि इन सब चीजों का रूट यहां पर छुपा हुआ है। एब्सोल्युटली। लेकिन ये सर कहीं ना कहीं बिलीव करना डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जैसे कह रहे हो कि मुझे बैक पेन हो रहा है, लेकिन वो बैक पेन होने का रीज़न मेरा बॉडी नहीं है, लेकिन वो 5 साल पहले कोई ऐसा चीज़ मेरे दिमाग कुछ एक्शन हुए थे मेरे साथ, और वो चीज़ मेरे कहीं ना कहीं बॉडी में स्टोर हुई है, इसके वजह से हो रही है। तो इसको रिकवर कैसे करें फिर? हाँ, 2 सवाल हैं आपके। पहला तो ये कि बिलीव करना मुश्किल हो जाता है, तो उस पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि बिल्कुल मुश्किल होता है। महाभारत का युद्ध चल रहा है, श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, 18 अध्याय। अरे मैं तो तुच्छ इंसान हूँ, मेरी तो औकात क्या है। श्री कृष्ण अर्जुन को 18 अध्याय खत्म कर देते हैं और अर्जुन 18 अध्याय सुनने के बाद बोल रहा है माधव गांडीव नहीं उठता। तो मोटिवेशन और थ्योरी से जीवन आगे नहीं बढ़ता है, मोटिवेशन और थ्योरी से बिलीफ पैदा नहीं होता है। बिलीफ पैदा होता है जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। अर्जुन के 18 अध्याय खत्म होने के बाद भी गांडीव नहीं उठता है, लेकिन जैसे ही वो विराट रूप देखता है, एक्सपीरियंस करता है, जब कृष्ण बोलते हैं सब जन्म मुझी में पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं, या देख महाभारत का रण लाशों से पटी हुई है भू, दुर्योधन को बोल रहे हैं पहचान इसमें कहां है तू। वो उसको एक्सपीरियंस करवा रहे हैं दुर्योधन को कि यहां से लोग पैदा हो रहे हैं, यहां से मर रहे हैं, ये मल्टीवर्स देख सब यही है, ये देख अतल पाताल देख, भूतल आकाश और काल देख, सब यही दिखा रहे हैं। जब वो देखता है, उसको एक्सपीरियंस करता है, तब वो बोलता है कि हाँ अब मैं जान गया हूं, न हन्यते हन्य माने शरीर है, शरीर नश्वर है, उसको कोई नहीं मार सकता, मैं पहचान। तो ये समझने और सुनने की बात है ही नहीं, इसीलिए लोगों का बिलीव करना 100% मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि हमने दवाई से अपने दर्द को डिसॉल्व होते हुए देखा है, लेकिन सांस गहरी करके मेडिटेशन में बैठ के दर्द खत्म हो जाएगा। हमारी चेतना के स्तर पर यह चीज उतरती है, फिर लोग चमत्कार खुद रचते हैं और फिर वो बोलते हैं कि जब मैंने देखा, मैंने किया, मैंने तब जाना, मैंने सुनने से ये चीज नहीं जानी थी। तो पहला चीज तो ये कि बिलीफ सुनने से नहीं बनता, बिलीफ बनता है उसको प्रैक्टिस करने से। दूसरी चीज, जब आपने ये बात की कि कैसे हम इस चीज को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं और कैसे इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, एक हम चरण से गुजरते हैं। उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है एनवायरनमेंट, कि आपको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है उन प्रैक्टिसेस को करने का। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सीड होता है, एक बीज है, हमने बीज को जमीन में गाड़ दिया। अब क्या बीज जो है वो पौधा बन जाएगा? मतलब बीज पौधा बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा? यस या नो? यस बनेगा। यस बनेगा, बिल्कुल आपने ठीक बोला। लेकिन वहीं अगर मैं स्ट्रॉबेरी के बीज को राजस्थान की मिट्टी में गाड़ दूं, बीज में तो पोटेंशियल है, बीज को पौधा कौन बनाता है? उसका एनवायरनमेंट जो उसे चाहिए। अगर उस स्ट्रॉबेरी को ठंडक नहीं मिली, राजस्थान की गर्मी मिली, तो बीज जमीन के अंदर ही दम तोड़ देगा। वैसे हमारे पास भी वो पोटेंशियल है, लेकिन एनवायरनमेंट नहीं मिलता। एनवायरनमेंट से मतलब लोग या हवा पानी या सांस नहीं है। एनवायरनमेंट से मतलब कि आपकी माइंड और बॉडी को वो डाइट मिले, वो चीजें मिले जिसको करके आपके अंदर की चेतना एक्सपैंड कर पाए। आपके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है, जो इस पूरे शरीर को बना सकती है, जो इसकी रचना कर सकती है। जब एक व्यक्ति मां के गर्भ में होता है, कौन सी दवाई उसको बना रही होती है? कोई तो शक्ति है जो मां के गर्भ में उसको पूरी संरचना, मतलब पूरा जीवन पैदा कर देती है। तो क्या वो शक्ति छोटी मोटी सी रिपेयर नहीं कर सकती? जो पूरा एक जीव बना सकती है, उसके पास क्या ये कैपेबिलिटी नहीं है? मतलब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज है कि मेडिकल साइंस आज दुनिया को बदल रही है। अगर आज मॉडर्न मेडिकल साइंस ना होती तो शायद हम बैक्टीरिया का इलाज ना खोज पाते, शायद हम सर्जरीज को उतना एडवांस ना लेके जा पाते। लेकिन उसके साथ साथ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि असल में जब तक हम अपने इंटरनल सेल्फ को नहीं बदलते हैं, तब तक दवाई भी काम नहीं करती है। और उसके लिए बहुत जरूरी है एक एनवायरनमेंट का मिलना। आप देखोगे बहुत से लोग दवाइयां भी खा रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो पाते। उनको भी सही एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, उनको भी सही माइंडसेट नहीं मिल रहा, सही लोग नहीं मिल रहे। तो एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है कि आपको वो प्रैक्टिसेस करने का एनवायरनमेंट मिले जो हमारे एंशिएंट इंडिया में विद्यमान थी। हमको ग्रंथ दिए गए विरल भाई, हमको दिया गया षट चक्र निरूपम, हमको दिया गया अद्वैत, हमको दिया गया सांख्य दर्शन, हमको दिया गया मांडुक्य उपनिषद, हमको दिया गया तैत्तिरीय उपनिषद, हमको अद्वैत का पूरा ज्ञान दिया गया। हमने उनको छोड़ा, पता है क्यों? क्योंकि हमने उनके एविडेंसेस मॉडर्न मेडिकल साइंस से लेने शुरू कर दिए, जबकि वो चीजें कहीं ना कहीं
हमारे ग्रंथों में मौजूद थी। Correct. और वो लोग साइंटिस्ट थे जी, पुराने लोग, वो लोग डॉक्टर्स थे बहुत बड़े बड़े, उन्होंने इतनी चीजें खोजी थी कि आपके शरीर का पूरा तंत्र, हमारे बॉडी में 7 मेजर ग्लैंड्स हैं, यहाँ पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड से लेकर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स तक, और ये 7 ग्लैंड्स मेजर, 7 चक्र इनको गवर्न करते हैं। मतलब आज हमें सुन के हैरानी होती है कि कोई ऐसा चक्र भी है जो अंदर घूम रहा है, नहीं, वो एनर्जी फॉर्म में घूम रहा है। आप कहते हो ऐसे मैं कैसे मान लूं? ये आप ऐसे मानोगे जैसे आप फोन के अंदर सॉफ्टवेयर को मान रहे हो। मतलब आपके पास ये ब्यूटीफुल सा टैबलेट है, अगर मैं कहूं इसको काटो और इसका सॉफ्टवेयर दिखाओ कहां है, नहीं दिखेगा, लेकिन क्या इसको इसका सॉफ्टवेयर नहीं ऑपरेट कर रहा? अगर इसमें से इसका सॉफ्टवेयर निकाल दो, ये किस काम का है? महंगे से महंगा फोन, लाख लाख 2-2 लाख रुपए का फोन किस काम का है? सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो गई, बग आ गया, वायरस आ गया, आपका डेटा तक चोरी हो जाता है, बैंक अकाउंट से लाखों रुपए निकल जाते हैं, जीवन तहस नहस हो जाता है, सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी। लेकिन बात करने के लिए तो एक बेसिक 3000 रुपए वाला फोन भी काम कर देता है। तो कहने का मतलब यही है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो रही है। अगर हम इसको यूं समझें कि हम भी, मतलब एक छोटा सा डिवाइस में एक सॉफ्टवेयर है, तो ये इतनी बड़ी संरचना जो उस कुदरत ने बना दी, इसका सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता? इसका भी एक सॉफ्टवेयर है। और तैत्तिरीय उपनिषद ने यह बताया कि हम पंच कोशों से, हमारे इसकी सॉफ्टवेयर की 2 लेयर्स हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, हमारी 5 लेयर्स हैं। पहला हार्डवेयर, फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, जहां पर हमारे प्राण प्रवाहित हो रहे हैं, जो हमारे इस फिजिकल बॉडी को गवर्न कर रहे हैं, कैसे सांसें जाएंगी, कैसे हमारा प्राण जो है आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु तत्वों को लेकर के हमारे शरीर में प्रवाहित करेगा। उसके बाद मनोमय कोश, यानी मन, विचार, हमारी बुद्धि, ये सब चीजें कैसे ऑपरेट करेंगी। फिर विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्ट कैसे काम करेगा। और फिर आनंदमय कोश, द ब्लिस बॉडी, जहां पर चेतना प्रवाहित हो रही है। तो ये चारों लेयर्स हैं सॉफ्टवेयर की। तो अगर हम धीरे धीरे इनको डिकोड करना शुरू कर देते हैं और इनके ऊपर काम करने लग जाते हैं, तो ये हार्डवेयर ब्यूटीफुली ऑपरेट करता है, इसका पूरा यूटिलाइजेशन है। इससे जो चाहो आप इसमें 4G भी चला सकते हो, 5G भी चला सकते हो, 6G भी चला सकते हो, अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम कर रहा है तो। नहीं तो आप इसमें से सिम निकाल दो, चाहे डिवाइस 5G है, 4G है, कितनी कैपेबिलिटी है, ये जीरो है, हमारे लिए काम का नहीं है। तो हम सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, व्यक्ति को एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं कि आप किन प्रैक्टिसेस को यूज करके अपना एनवायरनमेंट बदल सकते हो और जिंदगी में जो चाहो वो फिक्स कर सकते हो। सर, आपने इतने सारे लोगों को देखा है, मतलब कोई बड़ी बड़ी बीमारी हो जैसे कैंसर या तो उससे भी ज़्यादा बड़ी बीमारियों के साथ आपके पास आते हैं और आपने उनको हील करने में बहुत ज़्यादा मदद की है। क्या आपने कोई ऐसी कॉमन पैटर्न देखी है? मतलब कोई अगर ज़्यादा गुस्सा कर रहा है या कोई ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो कोई ऐसी कॉमन हैबिट्स देखी है जो हर किसी में होती है? क्या बात है, बहुत शानदार सवाल है आपका। और मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा कि बीमारी कभी भी बड़ी नहीं होती है, बीमारी सब बराबर है। मतलब एक आम आदमी इसको सुन के हैरान होगा कि खांसी जुकाम भी ऑटो इम्यून कंडीशन है और कैंसर भी ऑटो इम्यून डिजीज है। मतलब दोनों एक ही कैटेगरी में फॉल कर रही हैं। यानी जैसे हम देखें कि 7 सुर मिलके कैसे अलग अलग गाने बना देते हैं, हम बोले ये गाना तो यार इसमें कौन सा सुर लगा है, इसमें भैरवी लगा है, इसमें अहिल्या बिलावल लगा है, इसमें ये सुर लगा है, इसमें ये राग लगा है। वो राग अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन गाना ऐसा लगता है कि यार ये बहुत बड़ा है। ऐसे ही लग रहा है कि बीमारी बहुत बड़ी है, बड़ी नहीं है, उसके पीछे वही चंद इमोशंस काम कर रहे हैं। तो बेसिकली रूट जो है वो इमोशंस में छुपा हुआ है और हम इंसान को उसकी बीमारी से कैटेगराइज नहीं करते, हम उसको जज नहीं करते कि इसको खांसी जुकाम है, इसका हार्ट डिजीज है और इसको कैंसर है, ये बड़ा है, ये छोटा, नहीं, सब बराबर हैं। सब फर्क सिर्फ इतना है किसी के शरीर में उसने इमोशन की इंटेंसिटी को ज्यादा रखा है, किसी ने कम लाइटली उस चीज को लिया है। तो हम उन इमोशंस के ऊपर काम करते हैं। इमोशंस हमारे हर एक ऑर्गन में जाके सेटल होते हैं विरल भाई। हर एक इमोशन का एक पर्टिकुलर ऑर्गन है। जैसे आप गुस्सा ज्यादा करते हैं तो लिवर पे इफेक्ट आएगा, जैसे फियर ज्यादा है तो किडनी पे इफेक्ट आएगा। ये साइकोलॉजी नहीं है, ये पूरी फिजियोलॉजी है और आज इसकी रिसर्चेस अवेलेबल हैं सारी की सारी ऑनलाइन। इस पे बुक्स अवेलेबल है। एक बुक है बॉडी कीप्स द स्कोर, आप लिंक दीजिएगा लोगों को पढ़ने के लिए उसका, बॉडी कीप्स द स्कोर, की जो भी आप सोच रहे हो बॉडी उसका स्कोर रखती है। कि आपने परसों ये सोचा था, आज ये सोचा था, कल ये सोचा था, आपने 15 साल पहले ये चीज आप ट्रॉमा में थे, वो 15 साल का भी पहले का ट्रॉमा आपकी बॉडी ने कैरी किया हुआ है। बिकॉज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन हमें बता रहे हैं कि टाइम जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। टाइम तो एक दिशा है, एक डायरेक्शन है। जैसे लेंथ आगे बढ़ना, विड्थ साइड में बढ़ना, लेफ्ट बढ़ना, हाइट ऊपर बढ़ना, नीचे बढ़ना, वैसे टाइम भी एक डायरेक्शन है। हम टाइम में आगे बढ़ रहे हैं। उसका लेंथ का मतलब ये नहीं है कि इधर लेफ्ट में दिल्ली है, राइट में मुंबई है, तो हम दिल्ली से मुंबई की तरफ बढ़ गए तो दिल्ली खत्म हो गया। हम बढ़ गए, दिल्ली वहीं का वहीं है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है, टाइम का कॉन्सेप्ट बताता है कि टाइम भी एक डायमेंशन है। हम 14 साल के थे, आज हम 30 साल के हो गए, हम यहां बढ़ गए, 14 साल वाला भी यहीं है, अभी इसी सेम टाइम लाइन पर है और वो परेशान हो सकता है।
वो ट्रॉमा में हो सकता है, वो बीमार हो सकता है, तो हमने उसको हील नहीं किया। हम दिल्ली में मान लो या किसी एक जगह पर XYZ कोई जगह है, वहां पर बदबू आ रही थी, वहां क्राइम बहुत ज्यादा था। हमने क्या किया कि हम क्राइम वाले माहौल में नहीं रहेंगे, हम मुंबई चले जाते हैं, लेकिन दिल्ली में क्राइम या उस XYZ जगह पर क्राइम खत्म नहीं हुआ है, वो जगह आज भी परेशान है। ठीक हमारा 14 साल का एक यंग सेल्फ परेशान हो सकता है, एक 5 साल का बच्चा जिसको मोलेस्टेशन मिली हो, जिसके साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ हो, वो अभी भी परेशान हो सकता है, और उसी की प्रतिध्वनि हम आज हैं। तो हम गलती ये कर रहे हैं कि हम प्रेजेंट को बदलना चाहते हैं बिना पास्ट और बिना फ्यूचर को अलाइन किए। तो इमोशंस को बदलना है, आज के नहीं, थ्रू आउट टाइमलाइन के। मतलब अगर हमको दुनिया को ब्यूटीफुल बनाना है तो खाली मुंबई पे काम करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली को भी बदलना पड़ेगा, अमेरिका को भी बदलना पड़ेगा, चाइना को भी बदलना पड़ेगा, तो वर्ल्ड वुड बी बेटर ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक वैसे ही मुझे अपने हर उस सेल्फ को जो कभी ट्रॉमा में था, परेशानी में था, दिक्कत में था, मुझे उसके इमोशंस को भी हील करना है। आप बोलोगे वो 14 साल वाले व्यक्ति को मैं कैसे हील करूं, मैं तो दिल्ली से मुंबई आ गया, अब मैं दिल्ली की सफाई कैसे करूं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बोलती है कि, या साइंस आज ये प्रूव करती है कि हमारी बॉडी 3 डायमेंशनल बीइंग की तरह रिएक्ट करती है। लेंथ में आगे बढ़ सकती है, 3 डायमेंशंस का मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट। करेक्ट। 3 डायमेंशंस में लेंथ में आगे बढ़ सकती है, विड्थ में मैं लेफ्ट भी जा सकता हूं, मैं राइट भी जा सकता हूं, हाइट में मैं नीचे भी जा सकता हूं, ऊपर भी जा सकता हूं। 4th डायमेंशन क्या है? 4th डायमेंशन इज टाइम। मेरी बॉडी टाइम में आगे पीछे नहीं जा सकती। मतलब मैं दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली वापस जा सकता हूं। मैं 35 साल से 15 साल में मैं टाइम में नहीं जा सकता, लेकिन मेरी चेतना और मेरा मन टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। क्या अगर मैं आपको बोलूं कि आप 14 साल के थे, 14 साल में वापस चले जाओ, जा सकते हो? नहीं जा पाए। आपका मन जा सकता है क्या? अगर मैं आपको 14 साल का एक बच्चा, छोटा विरल ध्यान करवाऊं, तो वो मन जा सकता है ना? जैसे मन जा सकता है वैसे ही चेतना भी जा सकती है। तो मन जा करके उन इमोशंस को एनालाइज करता है और चेतना जा करके उन इमोशंस को रिपेयर करती है। हम बदलते नहीं है उनको, उनके मीनिंग को बदलते हैं। जैसे मेरे साथ कोई कुछ गलत हुआ 14 साल में और मैंने उसका मीनिंग ले रखा है कि मुझे लाइफ में बड़ा पेन है, मुझे लाइफ में बड़ा धोखा मिला, मुझे मोलेस्टेशन मिला, मेरा पार्टनर छोड़ गया, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया, मेरे रिलेशनशिप में ऐसा हुआ। मेरे अंदर वो अभी मन के लेवल पर गड़बड़ी है और मैं 14 साल वाले अपने ओल्डर सेल्फ को यहां कैरी कर रहा हूं, फिजिकल बॉडी में नहीं, मन में। उसी के कारण मेरी फिजिकल बॉडी पे इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है तो हार्डवेयर में गड़बड़ी आनी है। हो गई। तो हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे प्रयोग, कुछ ऐसी साधनाएं जिनसे कि हम उस यंगर सेल्फ, जो पुराने पास्ट में मेरे साथ चीजें हुई, हम उसकी इमोशनल क्लेंजिंग कर सकते हैं, जिससे कि जो मेरा प्रेजेंट सेल्फ है वो बेटर हो सके। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमारे योगियों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे उपनिषदों ने, अद्वैत ने ये हजारों साल पहले से हमको दे रखी है। और ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी विरल भाई कि आज से 10, 15, 20 साल बाद मॉडर्न मेडिकल साइंस अद्वैत में विलीन हो जाएगी, विलय हो जाएगा उसका। वो जान जाएगी कि एक्चुअल में ये लोग, क्योंकि आज जितनी चीजें हमने बताई अद्वैत में 5000 साल पहले लिखी गई, आज हम उसी को तो प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे। करेक्ट। आज हम ये शरीर को खोल के जान पा रहे हैं कि भैया 7 ग्लैंड्स हैं। हमको आज से 5000 साल पहले बता दिया गया कि 7 चक्र, षट चक्र निरूपम बता रहा है, 7 चक्र हैं तुम्हारी बॉडी में अलग, और जहां जहां चक्र है, मूलाधार रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, यहां पे विशुद्धि चक्र थायराइड ग्लैंड, यहां पे आज्ञा चक्र, यहां पर पिनियल ग्लैंड, यहां पर सहस्त्रार, यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां पर हार्ट सेंटर हमारा, यहां पर थाइमस ग्लैंड, और यहां पर ही हमारा अनाहत चक्र, हृदय चक्र। कैसे ऐसी कल्पना की होगी कि जब हमारे पास औजार नहीं थे, बॉडी काटने का कोई तरीका नहीं था, फिर भी हमने एक एक ग्लैंड के साथ एक एक चक्र को एसोसिएट किया। वो साइंसेस बहुत गहरी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने उसको छोड़ के, हमने मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमको लगता है कि सिर्फ बॉडी पे काम करना ही ठीक है। जैसे हमारे पास कोई कार हो, अब कार को रिपेयर करना है तो कार के इंजन को ठीक करना पड़ेगा, मैकेनिकल फिजिकल चीज है। लेकिन आज आप देखो, आज कारें भी टेक हो रही है। आपने क्या वो एक्सयूवी, क्या आप देखो उसमें वो हार्डवेयर से ज्यादा तो सॉफ्टवेयर है। मतलब उसके स्टीयरिंग से बड़ी तो स्क्रीन है। True. तो आज क्या हम उसको ठीक करने के लिए उसके टेक को भी ठीक नहीं करते हैं? उसके टेक में गड़बड़ी नहीं होती है, उसके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी नहीं होती है। वैसे ही हम इस सॉफ्टवेयर को जब रिपेयर करते हैं विरल भाई, तो मैं कहता हूं कि वो कार ऐसे दौड़ने लगती है जीवन की कि लोग हैरान होते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन वो सुनने से नहीं, अनुभव करने से और सही एनवायरनमेंट से जीवन में उतार पाते हैं। सर, ये मुझे क्लींजिंग के बारे में जानना है। अगर चलो मुझे पता चल गया कि मुझे मन को कुछ डेवलप करना रहेगा या मुझे सही डायरेक्शन में लेके जाना है, तो ये क्लींजिंग कैसे होता है और सच में कर सकते हैं तो कैसे होता है? बहुत बढ़िया सवाल है। सच में कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ मेरे ही पास आ जाओ, घर बैठे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम पास्ट के इमोशंस को कैरी करके प्रेजेंट में घसीटते लेकर के आते हैं। आप देखो,
किसी भी आप व्यक्ति से बात करो, आपको वो ये बोलता मिल जाएगा, यार 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, 15 फरवरी 1998। लोगों ने डेट्स तक याद की हुई हैं। इतना डेटा यूपीएससी क्रैक कर जाते पढ़ाई की होती तो। ये पास्ट की डेट्स रखी हुई हैं। तुम्हें पता है 15 साल पहले फरवरी के दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो हमारे मन ने, क्योंकि मन हमको पास्ट के साथ बांध के रखता है। मन को ना फेमिलियरिटी पसंद है, उसको नई चीज नहीं पसंद है। मन के लिए अननोन हेवन इज बेटर देन नोन हेल होना चाहिए, लेकिन वो नोन हेल को ज्यादा बढ़िया समझता है। उसको लगता है जिसको मैं जानता हूं, जो चीज मेरे पास है, वो मेरे लिए ज्यादा बढ़िया है। अननोन का मुझे पता नहीं, क्योंकि माइंड कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अननोन में टैप इन नहीं करना चाहता। जो है वो ठीक है, मैं इसके साथ कंफर्टेबल हो चुका हूं। ऐसे ही हम बहुत सी पेनफुल मेमोरीज के साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं, और हमारा मन उनको सबकॉन्शियसली रिपीट करता रहता है। हमारा एक एक ऑर्गन उसको रिस्पॉन्स दे रहा है। हमारी हार्ट रेट बढ़ी हुई है, हमारा पेल्पिटेशन हो रहा है, हमारी सांसों की गति बढ़ी हुई है। तो ये सब चीजें किस कारण हो रही हैं? कि मन ने पास्ट के इमोशंस को पकड़ के प्रेजेंट में लेकर के आया हुआ है। अब क्लिंजिंग करने का तरीका ये नहीं है कि मैं आपकी मेमोरी को इरेज कर दूं, या किसी की भी मैं बोलूं कि लाओ भैया डस्टर लाओ और बोर्ड पे मार्कर जैसा लिखा हुआ, मैंने इरेज नहीं करते। हम उसके मीनिंग को बदलते हैं। यानी मेरे साथ पास्ट में कुछ घटना हुई और मैंने उसका मीनिंग निकाला हुआ है कि मेरे साथ ही गलत होता है, मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है ये सब कुछ। और लोग तो बुरा करते हैं, उनके साथ बुरा नहीं होता, मेरे साथ बुरा, और मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूं। आज अगर 15 साल बाद देखें तो लगता है कि वो होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि आउटकम अलग हो गया तो मीनिंग बदल गया। ठीक वैसे ही अगर ये फिजिकली हो सकता है तो ये मेंटली भी हो सकता है, बिकॉज योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। अगर माइंड में कुछ भी हम इमेजिन करते हैं तो माइंड को ये पता नहीं लगता कि ये इमेजिनेशन है या ये रियलिटी है। जैसे वो बॉडी के थ्रू रियलिटी को जी रहा है, वैसे वो माइंड में इमेजिनेशन को जीता है। जैसे मैं 50 बार ये एग्जाम्पल देता हूं, जैसे पानी पूरी है, रियल में पानी पूरी सामने रखी हो तो भी मुंह में पानी आएगा, और अगर आप उसके बारे में सोचो तो भी आएगा। अगर रियल में कोई डर आपके सामने आ जाए तो भी डरोगे, और अगर सपने में ही शेर आ जाए, वो तो सपना है, रियल तो नहीं है। लेकिन कई बार हमने नोट किया है कि सपने से हम ऐसा डर के जागते, पसीना आ रहा है, पेल्पिटेशन हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, हार्ट रेट तेज। क्या हुआ? कहां थे आप तो बेड में कोजी अपना ब्लैंकेट लेके आराम से सो रहे थे। फिर बॉडी ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है जैसा असली में हो रहा हो? क्योंकि शरीर इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। जैसे हम 15 साल आगे आ गए और हम उसके मीनिंग को फिजिकली देख रहे हैं कि मैं तो बढ़िया जीवन में कर रहा हूं, ये घटना आने के कारण मैं बढ़िया कर रहा हूं, वैसे ही लोगों को माइंड में ये अनुभव करवाया जाए कि ये जो घटना थी, इसके मीनिंग को आप इमेजिनेशन में बदलो कि ये मेरे साथ अच्छा हो रहा है, आगे चल के मेरी जिंदगी में ये बेटर चीज लेके आएगी, क्योंकि यहीं से मैं कुछ बढ़िया बनूंगा। अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। तो वो जो ठोकर थी उसके साथ हम मीनिंग बदलते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं, 2 पत्थर हैं, एक टूट के कंकर हो गया और एक टूट के शंकर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपने मीनिंग को बदला कि मैं टूट रहा हूं तो इसका मतलब मेरे अंदर से ब्यूटीफुल मूर्ति निकल रही है, और एक सोच रहा है मैं टूट रहा हूं तो मैं खत्म हो रहा हूं। भाव का डिफरेंस है। तो हम वो भाव अगर बदल दें तो सिंपल सा एक छोटा सा प्रक्रिया यहां पर एक करनी है कि जो भी आपके पास्ट के पेनफुल मेमोरीज हैं, इवेंट्स हैं, ट्रॉमाज हैं, कुछ भी इमोशन पास्ट का ऐसा जो नेगेटिव आपको बांधे हुए है, सबसे पहले तो उसको नोट डाउन कीजिए, कागज पे लिखो, कागज पे उतारो। कागज पे उतारने के बाद आप ये महसूस करोगे कि जो चीजें सब कॉन्शियसली रखी हुई थी, आपने उनको कॉन्शियसली निकाला। क्योंकि ये जो पेनफुल मेमोरीज है ना, हम 24 घंटे इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन रखी तो ये हुई हैं। हम तो पास्ट भी एग्जिस्ट करता है, हमारा प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी, ये रखी हुई हैं, लेकिन हम इन पे ध्यान नहीं देते। अब हमने क्या किया? हमने एक प्रक्रिया की जिसको हम बोलते हैं रिदमिक रिलीज मेडिटेशन। आपने भी ये प्रैक्टिस हमारे साथ किया है, जिसमें हम अपनी बॉडी को शेक करते हैं। बॉडी को शेक, लॉजिक समाप्त हो जाए, मतलब तर्क नहीं करो आप। मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये पानी के ग्लास, पानी से भरा हुआ ग्लास है, इसको उल्टा कर दो। आप बोलोगे भैया ये क्यों उल्टा क्यों करना है, तो सारा पानी गिरेगा, गीला हो जाएगा। मैं इनको बोलूं, यश को बोलूं कि यार ये दीवार है, इसको धक्का लगा के ना 2 फीट पीछे कर दो, यार ये क्या होगा? यहां लॉजिक लगेगा कि ये इलॉजिकल बात है, माइंड वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका बेटा है छोटा सा बड़ा प्यारा, मैं उसको बोलूं कि बेटा ये दीवार को धक्का लगाओ, वो कहेगा ठीक है। उसके पास अभी लॉजिक नहीं है, वो बिना लॉजिक के वो एक्ट परफॉर्म करना जानता है। तो माइंड को हम इस ट्रैप से बाहर निकालते हैं जब हम अपने शरीर को बहुत ज्यादा शेक करते हैं, प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, बड़ी तेज तेज कोई एक्टिविटी करते हैं, तो शरीर से हम थोड़ा डिटैच हो जाते हैं। अभी जो हम समझ रहे हैं कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं ही मेरे विचार हूं, मैं ही बुद्धि हूं, मैं ईगो हूं, मैं अहंकार हूं, मैं पता नहीं क्या हूं,
वो मैं से थोड़ा डिस्टेंस होता है। जब डिस्टेंस होता है ना, तो हम क्लियरली किसी चीज को देख पाते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं ऐसे, तो क्या मैं इसको देख पाऊंगा? लेकिन अब देख पाएंगे। तो अगर मेरे विचारों से डिस्टेंस ही नहीं है, तो मैं उनको देख नहीं पाता कि मेरे जीवन में क्या क्या हुआ। अब जब मैंने उनको कागज पे उतारा, तो अब मैं ना अच्छा, लेकिन ये कागज पे कब उतरेगा? जब मैं लॉजिक नहीं लगाऊंगा। पहले मैं अपने शरीर को एक ऐसे प्रोसेस से गुजारूंगा जहां पर मेरे लॉजिक समाप्त हो जाएं और थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊं कि मैं शरीर भी हूं। क्योंकि 1 घंटा ये बॉडी को शेक करना वैसे ही लॉजिक को खत्म कर देता है, क्योंकि ये कोई लॉजिकल चीज है ही नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं? 1 घंटा बच्चे की तरह हंसना, पागल की तरह लोटपोट होना, बाहर गार्डन में जाके ऐसा उलट बाजी लगाना, ये आपके लॉजिक को समाप्त कर देगा। और जहां लॉजिक समाप्त हुआ, आपके अंदर की चीजें सरफेस लेवल पे आने लगती हैं, आपके अहंकार और आपके मन को तृप्त करने के लिए कि ये क्या कर रहा है बच्चे की तरह, तू तो इतना बड़ा करोड़पति आदमी, ये क्या हंस रहा है। वो लॉजिक जो है ना, धीरे धीरे सरफेस लेवल पे आते हैं। और अब आपने उनको कागज पे उतारा। अब यहां जीवन में पहली बार क्लैरिटी हुई है कि भाई मेरे पास ये रखा हुआ था। तो जब वो क्लैरिटी होती है, उसके बाद वो कागज पे उतारने के बाद जो इमोशंस आपने उतारे हैं, उनको आग में जला दो और अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखो कि आग में जल गए। लोग पूछते हैं कि सर ये आग में जलाने से ऐसा, या मैं बोलता हूं चलो आग में नहीं जला पा रहे, सिजर से काट दो इसको, ऐसा कट कर दो, पूरा भयंकर काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो और इसको फेंक दो कहीं। बोलते सर इससे कट करने से क्या होगा? मैंने कहा इससे आपके माइंड को एक सिग्नल जाता है कि मैंने इस चीज को खत्म कर दिया। हम यार इंसानों को शमशान में जाके जला आते हैं, 1 महीने साल बाद हम उनको तो याद करते नहीं, क्योंकि अब वो फिजिकली हमारे सामने नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि जब कोई आपके नजर से दूर हो जाता है, तो आपका उससे डिस्टेंस भी होना शुरू हो जाता है। तो अब ये चीज आपने प्रत्यक्ष रूप से देखी कि आपकी नजर से आपके सेल्फ से दूर हो चुकी है। ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, बहुत पावरफुल है। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड, जिनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, उनके कुलीग थे जोसेफ ब्रूअर। उन दोनों ने मिलकर इस टेक्निक को डिजाइन किया था। उसको ये लोग कथारसिस बोलते थे। कथारसिस का मतलब रेचन, अपने अंदर से बाहर निकालना। उसके उन्होंने 15 अलग अलग पैटर्न्स बनाए, जिसमें एक पैटर्न ये भी था कि आप जब भी कुछ ऐसा अपने अंदर से बाहर निकालना चाहते हो, तो मारो पीटो, चीजें तोड़ो। और आज ये ऐसे क्लब्स बने हुए हैं दिल्ली मुंबई में, आप हायर करते हो 1 घंटे के लिए, बेसबॉल का बैट लेके जाते हो, वहां कांच रखा, टीवी रखा, तोड़ो तोड़ो। लेकिन मेरे लिए एक डिसरप्टिव एक्टिविटी है, मेरे लिए ब्यूटीफुल एक्टिविटी ये है कि आप उसको कागज पे उतारो, जलाओ, क्योंकि आपका माइंड साक्षात तौर पे देखता है कि मैंने इसको अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। जब आपने उसको निकाला है, तो आप साई ऑफ रिलीफ, आप बहुत शांति महसूस करोगे, क्योंकि ये हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि हम इमोशनली उससे अटैच्ड हैं। हम उसका फिजिकल रोल नहीं है कि वो आग में जल गया तो अब कुछ मंत्र पढ़े जा रहे हैं या कुछ ऐसा, कोई डिवाइन नहीं, इट्स मेंटल फिनोमिना। जैसे हमारे घर में या कोई भी व्यक्ति है, उसके घर में उसके किसी बड़े बुजुर्ग की फोटो लगी हुई है, दादाजी की फोटो लगी हुई है। अब मैं बोलूं कि दादाजी की फोटो को उतार के इस पे चप्पल मारो, कोई मारेगा क्या? नहीं, वो तो फोटो है, दादाजी थोड़ा है। मैं उसको मोटिवेट करूं बैठ के कि ये तो फोटो है, ये दादाजी नहीं है, मारो, वो फिर भी नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि इमोशंस आर अटैच्ड विद दैट आइडेंटिटी। ठीक वैसे ही वो कागज पे जो उतारा ना, वो इमोशंस थे, आप उनसे अटैच्ड थे। अब आपकी आंखें, आपका मन, आपका सबकॉन्शियस, आपका कॉन्शियस देख रहा है कि मैंने इसको जला दिया, खत्म कर दिया। सो इट्स अ ब्यूटीफुल क्लेंजिंग टेक्निक। देयर आर मेनी मोर, मतलब और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये सबसे आसान चीज है जो हर कोई करके, सुन के नहीं, करके अनुभव करेंगे। जैसे अर्जुन ने देखने के बाद, महसूस करने के बाद अनुभव किया, वैसे आप इसको करके अनुभव करेंगे कि बहुत हल्का लग रहा है। तो ये सबसे पहला तरीका है इमोशनल रिलीज का, जिसको कैथारसिस बोला जाता है। मैंने लोगों की जिंदगी में चमत्कार देखे हैं इसके बाद, जब वो इमोशनल बर्डन उतारते हैं ना। मैं कहता हूं दुनिया की सबसे हल्की चीज आपका मन है, हमने उसी को भारी किया हुआ है। मन हल्का करो, देखो कैसे आप, और लोग इसके लिए, इसका एक और तरीका मैं बताना चाहूंगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। रोना इज अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। आप रोइए। और आज तो मेडिकल साइंस भी ये प्रूव कर रही है कि जब हम रोते हैं, तो रोने के बाद हमारी बॉडी, वो जो स्ट्रेस केमिकल्स थे ना, जिनको हम कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन बोलते हैं, वो कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन को आंसू के रास्ते बाहर निकाल देती है। उनका इफेक्ट हमारी बॉडी में कम हो जाता है जब हम रोते हैं। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है? मर्द होके रोता है, मर्द बन, मर्द को दर्द नहीं होता। मूवी के डायलॉग पेले जाते हैं। वो मर्द अपने अंदर क्या क्या लेके बैठा हुआ आपको ये पता नहीं है। करेक्ट।
40-40 साल की उम्र में हार्ट अटैक पड़ रहे हैं लोगों को। क्यों पड़ रहे हैं? मन भारी है, दिल लगातार वो मन के इमोशन से तेज धड़क रहा है, हार्ट रेट बढ़ी हुई है, ब्लड का फ्लो तेज चल रहा है, पैल्पिटेशन शरीर में हो रही है। क्यों? क्योंकि मन भारी है। इसलिए नहीं कि शरीर भारी है, मन भारी है। मन को खाली करना जरूरी है, और उसका बहुत अच्छा तरीका है विरल भाई, कभी भी कोई पुराना इमोशन याद आए, रो दीजिए, उसको निकाल दीजिए। हम शर्माते हैं, ये देख के क्या बोलेगा, मेरा हस्बैंड क्या बोलेगा, मेरी वाइफ क्या बोलेगी कि मैं रो रहा हूं, मैं कमजोर। अरे रोना कमजोर आदमी की नहीं, रोना एक ताकतवर आदमी की निशानी है, जो अपने पास्ट को धोना चाहता है अपने आंसुओं से। हमने उसको अंदर दबा के कमजोर बनाया और कमजोर बना के बीमार किया है। तो कागज पे उतारिए, कोई पास्ट का इमोशन आए, रो दीजिए भैया, क्योंकि दुनिया में आपके साथ कोई नहीं जाएगा, आपके इमोशंस ही आपके साथ सदा बने रहते हैं। लेकिन अगर हमने ये प्रैक्टिसेस की तो हम उन इमोशंस को खाली कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। ये बहुत सारे लोगों से मैंने, जब भी मैं बात करता हूँ स्पेशली मेंस के साथ, वो रोना जब भी मैं उनको बोलता हूँ तो यार कभी कभी ऐसे मन में आता है कि नहीं यार, हम जब भी ऑफिस पे रहते हैं, लीडर का काम करते हैं, तभी हम रो नहीं पाते, क्योंकि हमें हमारी टीम को डिमोटिवेट नहीं करना है, हमें उसमें लीडर बनना है। वही चीज़ मैं जब भी घर पर आता हूँ, फैमिली के सामने मैं रो नहीं पाता, क्योंकि उनके सामने रोऊंगा तो उनको भी तकलीफ होगी। तो कहीं ना कहीं वो जब भी अकेला होता है, तभी अपनी इमोशंस को वो दबाने की कोशिश करता है, रोने की कोशिश करता है, लेकिन रो नहीं पाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएगा? इसका सोल्यूशन ये है, सबसे अच्छा पहली बात तो ये कि हर एक चीज के लिए ना, जैसे मैंने बोला, सीड पेड़ में तब तब्दील होगा जब उसको एक एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे हम रिट्रीट्स में लोगों, आपने एक्सपीरियंस किया होगा ये, और आपने देखा भी होगा कि हमारे पास रिट्रीट में जितने लोग आते हैं, मतलब मर्द से मर्द, बॉडी बिल्डर से बॉडी बिल्डर भी रो रहा होता है। क्यों रो रहा होता है? कि उसको एक एनवायरनमेंट मिला। तो अगर आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिल सकता है, बहुत बढ़िया। नहीं तो मैं कहता हूं रूम बंद करो, अपना बाथरूम में नहाने जाओ। और चार्ली चैपलिन की एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि मैं रोना होता है तो बारिश में रोता हूं, क्योंकि बारिश में जाकर के मेरे आंसू किसी को दिखते नहीं है। तो ये रोना दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर अदर्स, इट्स फॉर योर क्लेंजिंग। तो आप नहा रहे हो, आपके पास कोई इमोशन आया, अरे बहा दो, गाना गाते गाते चिल्लाओ और मस्त हो गए। रोना इज नॉट अ बैड एक्ट। और आप देखो, पुराने टाइम में ना, स्पेशली राजस्थान में ये कल्चर था, अभी भी राजस्थान की बहुत जगह पर ये बचा हुआ है, मूवी भी बनी थी इस पर। इनको बोला जाता था रुदाली। रुदाली रुदाली क्या करती थी? जब भी घर में कोई कैजुअलिटी होती थी किसी के, तो रुदालियां, लेडीज आती थी। किस लिए? वो छाती पीट के रोती थी, ताकि हमें देख के और लोग भी रोएं। क्यों रोएं? रोने का क्या मतलब है? उनका मानना यह था पुराने लोगों का कि अगर कोई व्यक्ति इनके घर से चला गया है, इसके जाने के बाद इनको दुख है, अगर इन्होंने दुख को रो के निकाल दिया तो ये आगे जीवन को सुखी बना लेंगे। जिसने रो के दुख को नहीं निकाला, वो अपने अंदर दबा लेगा, और वो कल को उसको बीमारी, वही डिप्रेशन, वही एंजाइटी, वो लोग, क्योंकि दुनिया से लोग जाते हैं। मैं तो इसको मैंने खुद अनुभव किया है। मेरे फादर जब इस दुनिया से गए, काफी साल पुरानी बात है, तो मैं खुद उसको हैंडल नहीं कर पाया था, क्योंकि उस समय पर मुझे ये पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। करेक्ट। मैं नंब हो गया था बिल्कुल। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे गाइड करे। उस समय पर मुझे भी ये चीजें नहीं पता थी, लेकिन आज मुझे पता चलता है, तो मैं लोगों को बताता हूं कि रोना इज अ ब्यूटीफुल एक्ट। तो चाहे कोई आप कहीं पर भी हो, मैं नहीं कहता दुनिया या समाज के सामने रोना ये कोई अच्छी चीज है, लेकिन रोना अच्छी चीज है। जब भी मौका मिले, रूम बंद कर लो, नहाते हुए कर लो, गाना चला के कर लो, सॉन्ग प्ले करके कर लो, और कुछ नहीं तो दो लोग इकट्ठे मिल जाओ, लाइक माइंडेड लोग, और मिलके, वो कहते हैं ना, दुख बांटने से कम हो जाता है। विरल भाई, आपको पता है, देखो बॉलीवुड में भी या इधर उधर आपने देखा होगा कि लोग सुसाइडल टेंडेंसीज में बहुत ज्यादा, जब वो डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज में चले जाते हैं। उसका कारण जानते हैं क्या होता है? कि उनके अंदर जो चल रहा था वो उसको बाहर नहीं निकाल पाए। मतलब बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी क्यों ना हो, उसके पास भी कुछ ना कुछ अंदर रखा हुआ है, वो भी सुसाइडल हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था ना, उसको निकालने के लिए मिला नहीं। तो मैं बोलता हूं, आपकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जो आपको जज ना करे। बस मान लो आप मेरे वो दोस्त हो, और मैं आपको बता रहा हूँ, विरल भाई जिंदगी में ऐसा हुआ, मैं और आप आगे से बोलो, अरे नहीं नहीं यार, मैं तुमको मोटिवेट करता हूं। अभी नहीं, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है कि तुम मेरी बात सुन लो बस। क्योंकि जैसे ही तुमने मुझे मोटिवेशन देना शुरू किया, मेरे अंदर से मिसमैचिंग का ट्रिगर जागेगा, और मुझे लगेगा यार, जितने दुख में मैं हूं, इस दुख को विरल भाई तो अनुभव नहीं कर पा रहे, ये तो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि मैं गलत हूं। आप मेरे मिसमैचर बन गए। करेक्ट। और मैं आपके साथ आज के बाद दुख शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपना रोना था,
मुझे अंदर से बाहर निकालना था, लेकिन आपने बोला कि मोटिवेशन। इसलिए जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपको जज ना करे, जो आपके साथ जब भी आप दुख के समय में हो उस दोस्त के साथ बैठो, क्योंकि जो आपके अंदर चल रहा है ना, अगर आपने वो बाहर निकाल दिया तो मैं कहता हूं वो जीवन में आगे आप कभी सुसाइडल नहीं होगे। सुसाइडल वही है जो अंदर से उसको समझ नहीं आ रहा यार मैं किससे बात करूं, मैं कहां जाऊं, मेरे को कोई समझ नहीं रहा, मेरे को लोग मोटिवेशन दे रहे हैं लेकिन मैं खाली नहीं हो रहा अंदर से। तो मैं कहता हूं एक ऐसा दोस्त आपके जीवन में बहुत हेल्प कर सकता है। वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, वो आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको जज ना करे। और मैं तो अक्सर ये करता हूं विरल भाई, क्योंकि जीवन, मैं भी एक इंसान हूं, मैं बुद्ध नहीं हुआ, मैं भी बुद्ध ही हूं, जीवन में मेरे भी चैलेंजेस आते होंगे। तो मैंने एक पेड़ को दोस्त बनाया हुआ है। मेरे को जब भी कोई ऐसी चीज आती है ना, मैं जाके उसको बोल देता हूं, क्योंकि वो मुझे जज नहीं करता, वो वापस से मुझसे सवाल नहीं करता, और मुझे ये अनुभूति होती है कि ये मेरा दोस्त है और मेरी बात को सुन लेता है। इसलिए आपने सुना होगा जिन लोगों के पास पेट्स होते हैं वो लोग ज्यादा हैप्पी होते हैं। एक रिसर्च ने ये प्रूव किया था, क्योंकि कई बार हम इंसान से बात करते हुए हिचकिचाते हैं, लेकिन एक पेट के साथ हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। True. और वो लोग जो पेट्स रखते हैं, जो एनिमल से प्यार करते हैं, एनिमल लवर्स हैं, आप देखोगे उनका हैप्पीनेस कोशेंट एक दूसरे व्यक्ति से ज्यादा है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा कंपेनियन है, एक ऐसा साथी है जिसके साथ वो लव, अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, जो उनको जज नहीं करता, जो उनके साथ सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। तो मैं कहता हूं अच्छा दोस्त हो, माता पिता हो, हस्बैंड वाइफ हो, बिजनेस पार्टनर हो, नहीं मिलता तो कोई पेट हो, पेट नहीं मिलता तो एक पेड़ को दोस्त बना लो, लेकिन उसके सामने जाकर के आप अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त करो। देखो कैसे अंदर से खाली नहीं होता इंसान। एब्सोल्युटली। अगर हम मेहनत की बात करें, पैसे की बात करें, तो आज मेहनत मजदूर लोग भी करते हैं और मेहनत सीईओ भी करते हैं, लेकिन आज सीईओ अच्छा पैसा कमा सकते हैं जबकि मजदूर इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है? वो क्या कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है या उनकी मेहनत का प्रॉब्लम है? देखिए, मेहनत पैसे की गारंटी दे दे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी आपने जो बोला, शायद सीईओ उतनी मेहनत नहीं करता होगा जितनी मजदूर करता है। पैसा हमेशा वैल्यू को फॉलो करता है। एक लॉ है, इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ प्राइस एंड वैल्यू। प्राइस किसको फॉलो करेगा? वैल्यू को फॉलो करेगा। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक पॉडकास्ट में भी शायद ये बात बोली थी, और लाखों लोगों ने इस पर बहुत अमेजिंग प्रतिक्रिया दी। जैसे एक आई ड्रॉप्स हैं, आंखों में डालते हैं हम उनको, आई ड्रॉप्स को। आई ड्रॉप्स 50 रुपए के बनते होंगे, या 30, 40, 50 रुपए के बनते होंगे, लेकिन अगर हम उसको देखें वो मार्केट में सेल कितने के हो रहे हैं, तो उसका एमआरपी होगा 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, मतलब इससे ज्यादा तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखें, एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टंट। वो स्टंट कहां डलता है? हार्ट में। जब हार्ट आर्टरीज ब्लॉक होने लगती है ना, तो उनको एक्सपैंड करने के लिए, ताकि ब्लड फ्लो सही हो सके, वो स्टंट डाला जाता है। उसका 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 कोई गूगल करेगा ना, तो वो देखेगा कि वो स्टंट ना बिल्कुल पेन के स्प्रिंग जैसा होता है। जैसा पेन में स्प्रिंग होता है ना, ऐसा पेन के स्प्रिंग जैसा होता है। वो क्या करता है? बेसिकली आर्टरीज को वाइडन अप कर देता है। तो मैं मानूं कि उसकी कॉस्ट, अगर आप कोई गूगल भी करें तो आपको पता चलेगा कि उसकी कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो बिकता कितने का है? लाखों रुपए तक का, 10,000, 50,000, 1 लाख। अब आई ड्रॉप्स भी लगभग उतने के बन रहे हैं, उससे थोड़ा सा महंगा स्टंट बन रहा है, लेकिन आई ड्रॉप 50 के बन के 100 के ही बिक रहे हैं, लेकिन एक स्टंट थोड़े से पैसे का बन के लाख रुपए का बिक रहा है। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू ज्यादा ऐड कर रहा है, वैल्यू ज्यादा ऐड कर रहा है। तो प्राइस किस चीज को फॉलो करेगा? मेहनत को नहीं, वैल्यू एडिशन को। करेक्ट। कौन सा व्यक्ति, अब आप देखो, एक व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ने अब मजदूर एक इंसान की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करता हूं और एक ऐप बनाता हूं, इस ऐप पर मैं ज्यादा लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। अब वो जिसने ऐप बनाई वो मजदूरी भी नहीं कर रहा, लेकिन वो ज्यादा पैसे कमा सकता है उससे, जिसको उसने हायर किया हुआ है एक मजदूर के तौर पे। तो पैसा कभी भी आपकी मेहनत को फॉलो नहीं करता, वो वैल्यू एडिशन को फॉलो करता है कि आप कितनी ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हो। एक फोन में ये क्वालिटीज 10,000 रुपए में भी हो सकती हैं, जो कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए में भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक ब्रांड को खरीद के ले रहा हो। अब आप बोलोगे कि क्वालिटीज सेम है तो वैल्यू एडिशन कैसे? वो ब्रांड उसकी आइडेंटिटी की ईगो को सेटिस्फाई कर रहा हो सकता है कि देखो मेरे पास 3 कैमरा वाला फोन है, देखो मेरे पास इस कंपनी का फोन है, तो वो आपकी आइडेंटिटी में वैल्यू ऐड कर रहा है, एज अ सॉफ्टवेयर या एज अ हार्डवेयर नहीं। तो वैल्यू ऐड करने का मतलब किसी की फिजिकल तौर पे वैल्यू ऐड करना नहीं है, उसका मतलब है किसी की आइडेंटिटी में वैल्यू ऐड करना। मैंने ऐसे बहुत सारे कोचेस देखे हैं जो लोगों को, जिनका काम ही यही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच,
कि वो आपकी पर्सनालिटी डेवलप कराते हैं, वो आपको ग्रूम करवाते हैं, वो आपको कपड़े पहनने का तरीका सिखाते हैं। वो क्या मेहनत है, लेकिन क्योंकि एक अमीर आदमी को इसमें वैल्यू ऐड होती है, उसके पास पैसे हैं स्पेंड करने के लिए, तो वो लाखों रुपए भी उसको देता है। तो प्राइस तब आपको फॉलो करता है जब आप वैल्यू देते हो। जितनी बड़ी वैल्यू होगी और जितनी बड़ी वो साइकोलॉजिकली होगी ना, उतना ज्यादा आप डेवलप होंगे, चार्ज कर पाएंगे, प्राइस आपको फॉलो करेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर, मैंने आपके प्रीवियस एक वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुनी थी। आप एक फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हो, MEME फ्रेमवर्क। एक अगर कोई यंग पर्सन है जो अपनी लाइफ में कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहा है, और अगर वो ये MEME फॉर्मेट को या फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो वो कैसे होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसके साथ एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि MEME के अलावा मैं एक फ्रेमवर्क लोगों को और भी देता हूँ जो लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है। तो मैं उसको सबसे पहले एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको इस फ्रेमवर्क से पहले सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना चाहिए, ब्रेथ के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि परेशानी का सीधा सीधा संबंध हमारी सांसों से है। मतलब अगर मैं किसी से भी पूछूं कि अगर आप गुस्से में होते हो तो सांस कैसे चलती है? तेज। अगर आप शांत होते हो तो सांस कैसे चलती है? जब आप सोए हुए होते हो तो सांस कहां होती है? पेट में, नाभि में जा रही हो। यानी हर एक इमोशन के साथ सांस अलग अलग बिहेव कर रही है, सबकी सांस एक जैसी नहीं चल रही। तो मैं कहता हूं कि मेडिटेशन और बाकी चीजों से पहले, एक्सरसाइज से पहले, सबसे पहले अगर आप परेशानी में, जिंदगी की किसी परेशानी में हो, तो अपनी सांसों को गवर्न करो, अपनी सांसों को गहरा करो, अपनी सांसों को लंबा करो। क्योंकि जिंदगी की सारी परेशानियों की जड़ एक ही है विरल भाई, और वो पता है क्या है? ओवर थिंकिंग, अनकंट्रोल्ड ओवर थिंकिंग। प्लान्ड ओवर थिंकिंग नहीं, एक है प्लान्ड ओवर थिंकिंग कि हम लोग ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं कि विरल भाई अपन ने परसों मुंबई निकलना है, सुबह कहाँ निकलेंगे, क्या क्या सामान, क्या, अपन ब्रेनस्टॉर्म बात कर रहे हैं। प्लान्ड ज्यादा सोच रहे हैं हम, लेकिन प्लान्ड है। एक है अनप्लान्ड, मतलब दिमाग में पता नहीं कहाँ की बात कहाँ। तो हर एक प्रॉब्लम की जड़ जो है वो ओवर थिंकिंग है। अब ओवर थिंकिंग को मैं लोगों को ये लाइव, मैं चाहूंगा कि आप इसको मेरे साथ प्रैक्टिस करें। हम भी, आप सब लोग हम करते हैं। अभी आप और मैं एक काम करते हैं, बिल्कुल सीधे बैठ जाते हैं, कंधे सीधे, बिल्कुल रिलैक्स्ड। और अभी हम अपनी सांसों को केवल नोट करेंगे आंखें बंद करके, कि हमारी, चेंज नहीं करेंगे, नोट करेंगे। तो आप भी आंखें बंद कीजिए, देखिए आपकी सांसें कैसे चल रही हैं। सिर्फ नोट करना है, आंखें नहीं खोलनी। आप गहरा नहीं करेंगे सांस को, सिर्फ नोट करेंगे, सिर्फ नोट करेंगे। और अब नोट करने के बाद आपको पता चला कि सांसें छोटी हैं, तो अब एक काम कीजिए, सांस को थोड़ा लंबा और गहरा कीजिए। नाभि में लेके जाओ, पेट में, और नाभि से ही छोड़ो। अगली सांस में इसको 10% और लंबा कर लो, अगली सांस में इसको 10% और लंबा कर लो। अब आंखें खोलिए। क्या पिछले 20 सेकंड में कोई विचार आया? नहीं, पूरा फोकस वहीं पर था। यानी हर प्रॉब्लम की जड़ ओवर थिंकिंग है, अनकंट्रोल्ड। हम थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर सांसों को कर सकते हैं, और सांसें ही हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करती हैं। अगर हमने सांसों को नहीं बदला, ये ठीक वैसे है कि मैं एक कार में बैठा हूं, मैंने कार के एक्सेलरेटर को पूरा प्रेस किया हुआ है, मैं चाहता हूं कि मैं पूरी तेजी से आगे बढ़ूं, लेकिन साथ में मैंने हैंड ब्रेक लगा रखी है। हो क्या रहा है? सिर्फ फ्यूल खर्च हो रहा है, इंजन खराब हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा। जीवन भी ऐसे ही चल रहा है। मैंने अपनी ओवर थिंकिंग को पूरा प्रेस किया हुआ है, पूरा का पूरा। मतलब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं, एक्सेलरेशन है, लेकिन मैंने ओवर थिंकिंग नाम की एक ब्रेक लगा रखी है, जिससे मैं एक लूप में अंदर ही अंदर फंसता जा रहा हूं, और मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, और चैलेंजेस मेरी जिंदगी में बढ़ रहे हैं। तो सिंपल फ्रेमवर्क अगर कोई यूज करना चाहता है, तो वो ये करे कि मैं अपनी ओवर थिंकिंग को शांत करूं। और कहते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। यानी जब आप धीरे धीरे किसी चीज की प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, तो वो धीरे धीरे साध्य से सधने लगती है। जैसे हमको चलना पहली बार में नहीं आया होगा, शूलेस बांधना पहली बार में नहीं आया होगा, कोई भी काम करना पहली बार में नहीं आया होगा, वैसे ही धीरे धीरे जब आप ब्रेथ वर्क, ये प्रैक्टिस करते हैं ना, डीप ब्रीदिंग, 5 मिनट बैठे, गहरी लंबी सांस ले ली, अच्छा, इससे उम्र बढ़ती है, एंटी एजिंग प्रोसेस है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपका स्ट्रेस डिसॉल्व होता है। क्योंकि स्ट्रेस कहां से आता है? स्ट्रेस ओवर थिंकिंग से ही आता है। करेक्ट। डिप्रेशन ओवर थिंकिंग से ही आता है, एंग्जाइटी ओवर थिंकिंग से ही आती है, और यही स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो एक सिंपल फ्रेमवर्क, मैं कहता हूं कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है अगर आपने अपनी सांसों को गहरा और लंबा कर लिया। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? ये इतना सिंपल है कि माइंड को लगता ही नहीं कि ये भी कुछ काम करेगा। मतलब कई बार लोगों की मेंटालिटी है कि एक ही शोरूम में एक चीज 100 रुपए की बिक रही है और वैसी ही चीज 10,000 की बिक रही है, तो उनको लगता है 10,000 वाला ही बढ़िया होगा, शायद ये 100 रुपए वाला उतना बढ़िया। मैं कहता हूं उसमें फर्क जरूर होगा, लेकिन हो सकता है वो 1 रुपए और 100 रुपए जितना फर्क नहीं होगा, वो
20 से 25 का फर्क होगा, लेकिन वो भी काम करता है। लेकिन ये जो चीज है ये फ्री है। दुनिया की हर ब्यूटीफुल चीज आप देखोगे निशुल्क अवेलेबल है। सूर्य आपसे पैसे नहीं मांगता, पर्यावरण आपसे ऑक्सीजन के पैसे नहीं मांगता, लाइट के पैसे नहीं मांगता, पानी के पैसे नहीं मांगता। आपको जितनी चीजें निशुल्क मिली हैं वो जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। तो ये डीप ब्रीदिंग इज अ फ्री टूल, जब मर्जी करो, और करने के बाद ही बदलाव को आप महसूस करोगे और देखोगे कि जिंदगी कितनी बेटर हो गई। ओवर थिंकिंग खत्म हुई, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और धीरे धीरे यही कारण बनेगा कि आपकी बॉडी हेल्दी होने लगेगी, बीमारियां खत्म होने लगेंगी और जीवन बेहतर होने लगेगा। अमेजिंग अमेजिंग सर, मुझे तो ऑनेस्टली बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल रही है, और खुद को कंट्रोल कैसे करना, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से हर किसी को एकदम यूज़फुल डिस्कशन आज का होने वाला है। इनफैक्ट लाइक अगर मैं हर साल बात करूँ, एवरी न्यू ईयर, मतलब अभी जस्ट 15 दिन हुए, नए साल आए हुए हैं, और हर 15 साल के बाद ऐसा ही होता है कि हम सोचते तो है कि यार हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन 15 दिन के बाद में कुछ ना कुछ मोटिवेशन हमारा ख़त्म हो जाता है, कुछ ना कुछ हमारे सिस्टम में मिस्टेक्स आ जाती है, और वो मोटिवेशन टिकता नहीं है। एक्चुअली इसका रीज़न क्या है? क्या ऐसा मोटिवेशन हमें कम पड़ता है जिसकी वजह से हम अपने अचीवमेंट नहीं कर पाते, और दिमाग को कैसे डेवलप करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए इसके लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें रोल विरल भाई मोटिवेशन का नहीं है, इसमें रोल है हमारे ग्रंथों में समझाए हुए अंतःकरण को समझने का। अंतःकरण बोलता है कि हम 4 चीजों के कंपोनेंट से बने हुए हैं। एक है मन, एक है बुद्धि, एक है अहंकार, और एक है चेतना जो इन सबको देख रही है। मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों हमको ड्राइव करते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, उसको किसी ने मोटिवेट कर दिया कि स्मोक करना बुरा है, न्यू ईयर पे तुम ये छोड़ दो, और वो 10 तारीख तक पहुंचते पहुंचते वो फिर से चालू कर देता है। उसको लगता है कि भैया क्योंकि मुझे इससे आनंद आ रहा था। अब आप ये देखो, रोल मोटिवेशन का नहीं है, यहां पे रोल अंतःकरण का है। मोटिवेट हमने किसको किया? बुद्धि को, कॉन्शियस माइंड को। बुद्धि इज योर इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मीन्स योर कॉन्शियस माइंड। मन इज योर सबकॉन्शियस माइंड। मन मीन्स आपके इमोशन से बनी हुई एक लेयर। हमने इंटेलेक्ट से बनी हुई लेयर को मोटिवेट किया है, इमोशन से बनी हुई लेयर को नहीं किया। ये ठीक वैसे है, एक घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, और मैं उस सिक्योरिटी गार्ड को एक लेटर दे आया कि अंदर जाकर के मालिक को ये दे देना, और सिक्योरिटी गार्ड उस लेटर को अपनी जगह पर रख के छुट्टी पे चला गया। मैंने ये समझा कि मैंने अपना लेटर डिलीवर कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में जो ऑनर था उस तक लेटर नहीं पहुंचा, वो बाहर रह गया। ठीक वैसे ही मोटिवेशन हमेशा, क्योंकि जब मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं या आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो, तो हम किससे बात कर रहे हैं? कॉन्शियस माइंड से, बुद्धि से। क्या सिगरेट के पैकेट के ऊपर नहीं लिखा हुआ सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजर इंजूरियस टू हेल्थ? उसके बावजूद भी क्यों पीता है? क्योंकि वो जो पढ़ रहा है वो कॉन्शियस पढ़ रहा है। जिसके पास इमोशन है कि सिगरेट पीने से धुएं को उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभा, वो इमोशन किसके पास रखा है? सबकॉन्शियस, यानी मन के पास। तो हमको किसी को मोटिवेट नहीं करना होता, ना ही हमें मोटिवेट होना होता। हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है सॉफ्टवेयर की, जो हमारा सबकॉन्शियस है। और वो प्रोग्रामिंग कब होती है? जब हम माइंड के, हमारे ब्रेन के पास हमारा ब्रेन वेव्स रिलीज करता है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा। अभी यहां पर मैं बात कर रहे हैं तो हम ना बीटा के मोड में हैं, हम बीटा में हैं। अभी कौन सुन रहा है? कॉन्शियस। कौन बात कर रहा है? कॉन्शियस। लेकिन अगर आपकी ब्रेन वेव्स बीटा से थोड़ी स्लो, जिसको हम अल्फा बोलते हैं, अगर वो अल्फा में चली जाएं, तो ये एक ब्रिज है बीटा से थीटा के बीच में। थीटा ब्रेन वेव्स किस स्टेट की हैं? थीटा ब्रेन वेव्स हैं आपके मन की स्टेट, आपके सबकॉन्शियस की स्टेट की। अब जब आप थीटा में एंटर करते हैं तो आपका ब्रेन का दरवाजा खुला है। एक बहुत बड़ा महल है, उस महल में बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। एक इंसान आता है, वो कहता है कि अंदर जो राजा बैठे हैं विरल भाई, मुझे विरल भाई से मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं भैया राजा से हम मिलने, क्योंकि हम तुम्हें जानते ही नहीं है, तो हम विरल भाई के घर में तुम्हें एंटर होने नहीं दे सकते। वो कहता है नहीं, मेरे पास उनसे एक फोटो भी है। वो बोलते हैं भाई ऐसा तो विरल भाई सेलिब्रिटी है, रोज कोई ना कोई फोटो खिंचवाता है, तुम्हारे पास फोटो है तो ये इसका प्रूफ नहीं है कि तुम विरल भाई को जानते हो, क्योंकि विरल भाई ने हमें अलाउ नहीं किया है। लेकिन अगर विरल भाई का अंदर से फोन आए कि ये वाकई मेरा दोस्त है, तो वो बाहर जो व्यक्ति आया वो अंदर एंटर कर सकता है। Yes. या फिर दूसरी कंडीशन ये है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का अंदर बैठा विरल भाई एंटर नहीं करने दे रहा,
क्योंकि वो सबकॉन्शियस की लेयरिंग ओपन नहीं कर पा रहे। दूसरी कंडीशन ये है कि जो बाहर द्वारपाल बैठे हैं उनको सुला दो। अब गेट कीपर है नहीं, अब आप सीधे अंदर एंटर कर सकते हो। तो यही काम करना पड़ेगा, मोटिवेशन नहीं, उस व्यक्ति को एक ऐसी स्टेट में ले जाना पड़ेगा जहां कॉन्शियस माइंड सो जाए, जहां कॉन्शियस माइंड हो ही ना। जैसे मैंने बोला ना, इमोशनल क्लेंजिंग करनी है तो पहले कॉन्शियस को शांत करो, पहले लॉजिक को खत्म करो कि लॉजिक ना बचे, कुछ उल्टी सीधी कोई भी एक्टिविटी करो तब आप कागज पे निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। नहीं तो कॉन्शियसनेस बोलेगी यार कागज पे लिखने से क्या होता है, ऐसा थोड़ा होता है वीडियो में बोल दो कि अच्छा सूट वूट पहन के बैठ जाओ, कुछ भी बोल दो, पागल है ये लोग। तो इनके पास तो कैमरा लाइट बढ़िया लगा हुआ है, 2 लोग बैठे हैं देखने सुनने वाले, ये कुछ भी बकवास करते हैं। ये कौन बोल रहा है? लॉजिक। लॉजिक करने नहीं देता। जब आप लॉजिक को समाप्त करते हो, ये कब अवस्था आती है? जब कॉन्शियस माइंड सो जाए, जब आपकी ब्रेन वेव्स बीटा से अल्फा और अल्फा से थीटा में जाएं। ये कब होता है? जब आप सो रहे होते हो उससे ठीक पहले, जब आप उठते हो उसके ठीक बाद, या फिर कोई व्यक्ति आपको हिप्नोटिक स्टेट दे करके आपको कुछ विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन के थ्रू उस स्टेट में लेके जाए। उस समय पर अगर आपको वो कमांड दी जाएगी कि 15 तारीख तक नहीं, ये पूरा साल करना है, उस इमोशन के साथ एसोसिएट करवाया जाएगा, तो आप उस प्रैक्टिस को 15 दिन नहीं, आप उसको, मतलब मैं अपनी जिंदगी में मैंने जब षट चक्र निरूपम पढ़ा तो मैं चाहता था कि मैं सप्त चक्र ध्यान करूं। न सिर्फ मैंने ये किया बल्कि हमारे रिट्रीट्स जो होते हैं उसमें मैंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को इससे बदलते हुए देखा है। उनके शरीर की संरचना को, उनके फिजिकल लाइफ को, उनकी मेंटल लाइफ को, उनके फाइनेंशियल लाइफ को, उनके रिलेशनशिप्स को बदलते हुए देखा। सॉफ्टवेयर बदल गया क्योंकि, लेकिन मैंने इसको 5-7 दिन से ज्यादा कर नहीं पाता था। फिर जब मुझे ये समझ में आया कि ये जब तक मेरा सबकॉन्शियस माइंड इससे कोई इमोशन एसोसिएट नहीं करेगा तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ प्रैक्टिसेस की और मेरे सबकॉन्शियस ने अलाउ किया, तो विरल भाई मैंने 1 साल लगातार सप्त चक्र ध्यान किया। 1 साल लगा 365 दिन प्रण लिया था कि मैं ये करूंगा। उससे पहले मैं कभी नहीं कर पाता था, लेकिन उसके बाद मैं कोई मुझे रोक, एक दिन तो मुझे ध्यान है मैं कहीं गया हुआ था, इलाहाबाद था या कहाँ था, बारिश बहुत हो रही थी और मैं कहीं फंसा हुआ हूँ। तो मैं एक बस स्टॉप पे बैठा हुआ था, मैंने बस स्टॉप पे बारिश हो रही है और मैंने बारिश में बैठ करके वो सप्त चक्र ध्यान किया। क्योंकि अब मेरा लॉजिक तो ये लगा था बारिश हो रही है, लेकिन अब मेरे सबकॉन्शियस को पता है कि भाई ये इसको अंदर आने दो, ये मेरा अपना आदमी है, तुमने रोका कैसे इसको? सबकॉन्शियस को पता था कि भैया ये करना जरूरी है। और तो वो मोटिवेशन काम नहीं करती, क्योंकि वो बुद्धि को समझ में आ रहा है, बुद्धि के जानने से कुछ नहीं होता। बुद्धि तो जानती है रोज सुबह 2 किलोमीटर वॉक करना जरूरी है। मन क्या बोलता है? भाई लेटा रहा है, सुबह सुबह की जो नींद है ना ये बहुत मस्त है, मजा आ रहा है। बुद्धि तो जानती है जंक फूड नहीं खाना। जीभ कहती है भैया ये जो स्वाद आता है ना, ये जो म्योनीज लगती हैं और ये जो सॉस और ऊपर से आप ऑरिगेनो डालते हो, ये तो वो कहां से आ रहे हैं? इमोशंस मन से आ रहे हैं। हमने मन को काबू नहीं किया, हमने सिर्फ बुद्धि के ऊपर काम किया, इसलिए हम नहीं आगे कोई भी चीजों को कंटिन्यू कर पाते और हमारे सारे रेजोल्यूशंस टूट जाते हैं। तो सर अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई डेप्थ में डूबा हुआ है और वो उससे बाहर आना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? क्या वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करे, क्या अपनी हैबिट्स को चेंज करे, या वो अपनी एनर्जी को डेवलप करने पे मेहनत करे? देखिए, जिंदगी में हमें जो भी मिलता है वो हमारी एनर्जीज की ही प्रतिध्वनि है। और योग ने इसको हजारों साल पहले बोला, यद भावम तद भवति। जैसा भाव है वैसा ही जीवन में सब कुछ होता जाता है। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्ज में या किसी चीज में गया, तो आप नोट करोगे कि उसके पास कहीं ना कहीं कोई फियर रखा हुआ था, कोई इनसिक्योरिटी रखी हुई थी, कोई डर रखा हुआ था। ये जो इमोशंस है ना, ये हमसे काम करवाते हैं, हम नहीं करते। हमें लगता है मैं काम कर रहा हूं, मैं नहीं करता हूं। मेरे इमोशंस मुझे जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं। तो अगर मैं किसी ऐसी सिचुएशन में गया तो मैं अपने डर और अपनी इनसिक्योरिटी के कारण डेट में गया हूं, उस कर्जे में गया हूं या किसी चीज में गया हूं। तो मुझे कर्जे को बदलने से, तो मैं अगर कर्ज के ऊपर ध्यान देता हूं, डेट के ऊपर ध्यान देता हूं, तो मैं तो और स्ट्रेस में आऊंगा, मैं तो और तनाव में आऊंगा। मुझे स्ट्रेस के ऊपर ध्यान नहीं देना, मुझे अपनी एनर्जीज को बदलना है, मुझे अपने इंटरनल सेल्फ को बदलना है। क्योंकि यद भावम तद भवति क्या बोल रहा है कि जो भी भाव आपके पास है वही आपके जीवन में घटित हो रहा है। और अगर मेरे पास आज ये सिचुएशन आई है तो कहीं ना कहीं डर और इनसिक्योरिटी का भाव रखा हुआ था। तो क्या बदलना है? क्या मैं कर्जे को बदल सकता हूं? क्या मैं एकदम से करोड़ रुपया उतार सकता हूं किसी का? क्या मैं एकदम से? नहीं कर सकता। क्या कर सकता हूं? मेरे हाथ में क्या है? श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तवे कर्मण्य। यानी कर्म का अधिकार तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल इज अ बाय प्रोडक्ट। तो कर्म मैं क्या कर सकता हूं? अभी तो मैं कर्ज में हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं मेंटल कर्मा कर सकता हूं।
मैं यहां से कर्म बदल सकता हूं अपना, बिकॉज मेंटल एक्शन भी कर्म है और फिजिकल एक्शन भी कर्म है। सिर्फ लोगों को लगता है कि मैं मेहनत करूंगा मैं कर्ज उतार लूंगा, तो फिजिकल एक्शन सिर्फ कर्म नहीं है। जैसे मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति है, वो डॉक्टर है और वो उसके पास कोई पेशेंट आया जिसका एक्सीडेंट हो रखा है। अब वो उसकी सर्जरी करने वाला है, वो उसकी सर्जरी शुरू करता है और वो पूरी कोशिश करता है कि ये व्यक्ति ठीक हो जाए, लेकिन सर्जरी के दौरान वो व्यक्ति नहीं रहता, वो व्यक्ति चला गया। क्या डॉक्टर ने कोई मर्डर किया है? लेकिन डॉक्टर के हाथ से तो एक व्यक्ति मरा है, लेकिन उसका कर्म उसके एक्शन से नहीं देखा जाएगा, उसके भाव से देखा जाएगा। उसका भाव क्या था कि मैं इसको बचाऊं, मैं इसके लिए जो प्रोसेस हो सकता है मैं वो करूं। लेकिन वहीं एक दूसरा व्यक्ति है, वो किसी को मारना चाहता था और उसने चाकू लिया और उसके पेट में, अब वो जिसके पेट में चाकू मारा वो मरा नहीं, बच गया, लेकिन उसका कर्म क्या काउंट होगा कि उसने उसको मारना चाहा। तो कर्म कहां से बन रहा है? कर्म मेंटल एक्शन से डेरिवेट हो रहा है कि आपका भाव क्या है, आपके अंदर से क्या चीज निकल रही है। तो उस व्यक्ति को जो डेट में है, जो लाइफ की किसी टफ सिचुएशन में है, उसको अपना एक्शन बदलने से कुछ नहीं बदल पा रहा है। डॉक्टर अपना एक्शन बदल दे कि यार मैं ये करूं मैं वो करूं तो शायद मेरे को ये मर्डर नहीं, उसको अपना भाव बदलना है सिर्फ कि मैं इसको बचाना चाहता हूं। ठीक वैसे ही वो व्यक्ति जो डेट में है, बहुत भयंकर डेट में है, उसको पहले अपना मेंटल एक्शन बदलना है। मेरे को अपने फियर के इमोशन को बदलना है, करेक्ट। मेरे को अपने इनसिक्योरिटी के इमोशन को बदलना है और मुझे अपने लैक के इमोशन को बदलना है कि मेरे पास कमी है। अगर वो यहां से सॉफ्टवेयर बदल दे, जैसे iOS 26.8 का आपके पास अपडेट आ जाए, तो आपका जो नॉर्मल स्क्रीन था वो ग्लास स्क्रीन हो जाता है। यानी मतलब अब आपका फोन एक अलग डायरेक्शन में आपको कुछ चीजें दिखा रहा है, वैसे ही जिंदगी भी आपको अलग डायरेक्शन में चीजें दिखाने लगती है। अनजाने से आपसे मिला, ओ विरल भाई आप कहां से मिले, प्रकृति संयोग बनाने लगेगी, रास्ते खुलने लगेंगे। वो कहेगा, विरल भाई बोलेंगे चलो यार मैं तुमको कोई काम देता हूं, मैं तुमको यहां दिखाता हूं, मैं तुम्हारा पॉडकास्ट करवा देता हूं, मैं तुमको ऐसे करता हूं। अब वो व्यक्ति जो कर्ज में था, उसका मेंटल एक्शन नहीं बदल रहा था, तो उसको वही लोग मिल रहे थे। यद भावम तद भवति। भाव क्या था? लैक का, डर का, डेस्परेशन का, फियर का। अब भाव अगर यहां से बदला और इस फियर को हमने करेज में तब्दील किया, इस जो इनसिक्योरिटी थी उसको हमने प्रिडिक्टेबिलिटी में कन्वर्ट किया, यहां पर जो डेस्परेशन थी उसको हमने सरेंडर में तब्दील किया, तो जब सॉफ्टवेयर बदलता है तो रियल लाइफ बदलती है। गलती यही हो रही है कि कार खराब हो रही है तो कार को ठीक करते थे, लेकिन ह्यूमन की लाइफ खराब हो रही है तो भी हम हार्डवेयर पे ही फोकस कर रहे हैं, पैसे पे, मटेरियल चीजों पे, लेकिन सॉफ्टवेयर पे बदलने पे फोकस। और ये सॉफ्टवेयर पे फिर किसी का प्रश्न आएगा कि ये मैं बदलूं कैसे? वो मैंने पिछले 2 क्वेश्चंस में इसका फ्रेमवर्क दिया है कि पास्ट के जो इमोशंस हैं पहले उनको हील करना पड़ेगा। पास्ट का जो डर कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर रखा हुआ है, क्योंकि जो डेट आया वो कहीं ना कहीं डर के कारण ही आया होगा। करेक्ट। जो डेट आया वो, अब डेट के आने के बाद आपके पास मेंटल तौर पे एक लैक रखा हुआ है, एक कमी रखी हुई है, तो वो उसको खत्म करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? वो बुद्धि को समझाने से नहीं होगा कि भाई चिंता मत कर तुम्हारा डेट खत्म हो जाएगा, ये मंत्र जाप करो डेट खत्म। अरे नहीं, उसके सबकॉन्शियस को ये यकीन दिलाना पड़ेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस इज द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आपका मन इज द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, क्योंकि वही बॉडी से एक्शन करवाता है। एक व्यक्ति सुबह उठ नहीं पा रहा, 5 बजे उठना चाहता है। अब क्या ये बॉडी उसको उठने से रोक रही है या मन उठने से रोक रहा है? मन उठने से रोक रहा है, क्योंकि मन को सोने में ज्यादा मजा आ रहा है। तो मन ही बॉडी और लाइफ को गवर्न करता है। तो हमें उसके माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, उसको मेडिटेशन, उसको विजुअलाइजेशन के थ्रू ये चेंज उसमें लेके आना पड़ेगा कि उसका सबकॉन्शियस ये रियलाइज करे कि मेरे पास लैक नहीं है, मेरे पास अबंडेंस है, मैं सिक्योर्ड हूं, मेरा फ्यूचर अच्छा है। और जब आपका लॉजिक खत्म होता है ना, आप मेडिटेशन के थ्रू, कुछ प्रैक्टिसेस के थ्रू जो हम इवेंट्स में करते भी हैं, उसके थ्रू जब आप गहरे अंदर तक जाते हो ना, तो आपका मन रीप्रोग्राम होता है और आप दरबान को, गेट कीपर को सुला देते हो, और जो इमोशन आपके पास आ रहा है वो सीधा आपके अंदर एंटर होता है, तो वो आपकी लाइफ की प्रतिध्वनि बनता है। इसलिए जो भी इंसान कर्ज में है, डेट में है, लाइफ की किसी परेशानी में है, अरे भैया पैसे पे ध्यान देने से कुछ नहीं बदलेगा। लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास जब ज्यादा पैसा आएगा आई विल बी मोर हैप्पी, मैं खुश हो जाऊंगा। मैं कहता हूं खुश हो जाओ, पैसा अपने आप आ जाएगा। सही बात है। आने के बाद खुशी की वेट मत करो, आज खुश हो जाओ, देखो पैसा कैसे आपकी जिंदगी। तो आज इमोशंस बदलने हैं, आज भाव बदलना है। देखो परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, आपकी वाइब्रेशन बदली, अच्छे लोगों से मुलाकात होने लगेगी, अच्छी इवेंट्स में आप जाने लगोगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने लगेंगी। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि अभी हम उस वाइब्रेशन पर नहीं है, हम यहां से एक लो फ्रीक्वेंसी वेव को रिलीज कर रहे हैं, जिस कारण हम लाइफ में ब्यूटी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज द होल थिंग।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। इवन मैंने बहुत बार आपके वीडियोस में ये भी देखा है कि आप कहते हो कि हम सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि भाई आप सांस बराबर से नहीं लेते हो, लेकिन हम तो बचपन से सांस लेते हैं। तो क्या एग्जैक्टली सांसें लेने में क्या हम प्रॉब्लम करते हैं, और क्या अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे एंजाइटी हो रही है तो क्या सांस लेने के तरीके चेंज करने से एंजाइटी खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। ये सुनने में बड़ा साधारण लगता है और लॉजिक लगाने में बड़ा वो लगता है कि ऐसे बोलने से थोड़ा हो जाएगा, लेकिन मैंने ही अपनी ज़िंदगी में किया है। मैं लाइफ के एक ऐसे फेज़ में था जहाँ पर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडल थॉट्स और बहुत लाइफ के चैलेंजेस थे। लेकिन मैंने सबसे पहले प्रयोगों में एक प्रयोग ये किया कि मैंने अपनी सांसों को बदला, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जब हम सांस को गहरा करते हैं तो हमारे विचार शांत हो जाते हैं। अब एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो ये तो एक एक आउटकम है, ये सिम्टम है, ये कॉज नहीं है। कॉज क्या है? ओवर थिंकिंग। अगर मैं ओवर थिंकिंग में जाऊंगा ही नहीं तो कहां का एंग्जाइटी, कहां का डिप्रेशन? ये कॉज है। जैसे हमको हमको विरल भाई फीवर हो जाता है ना कई बार। फीवर बीमारी नहीं है, फीवर तो सिम्टम है जो बता रहा है कि कहीं कोई अंदर वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन से तुम्हारी बॉडी की एंटीबॉडीज, तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल्स, इम्यूनिटी फाइट कर रही है, जिसके कारण तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रहा है। सो फीवर इज नॉट अ डिजीज, फीवर इज अ सिम्टम जो उस बैक्टीरिया और पैथोजन के कारण आ रहा है। ठीक वैसे ही यहां पर भी एंग्जाइटी इज नॉट अ डिजीज। एंग्जाइटी तो एक सिम्टम बता रही है कि भैया तुम ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हो, गलत डायरेक्शन में कर रहे हो, क्योंकि तुम कुछ गलत इमोशन से गवर्न हो रहे हो। तो सांस, और योग में उसको कहा गया चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत, यानी चले वातम, आपकी वात जैसे चलती है, चले चित्तम, वैसे ही आपका चित्त चलता है। आपकी सांस तेज है, छोटी है, आपके विचार भी तेज होंगे, आपके विचार नेगेटिव होंगे। आपकी सांस गहरी है, लंबी है, आपके विचार शांत होंगे और रिलैक्स्ड होंगे। जैसे अभी हमने किया पिछले 30 सेकंड्स आपने डीप ब्रीदिंग किया, उस टाइम पे सच बताना कोई थॉट था? नहीं, जरा भी नहीं। आप सोच रहे थे कि मुंबई की फ्लाइट कब लूंगा, घर पे क्या कुछ हो भी रहा नहीं होगा, था। खाने में क्या बनेगा? कुछ भी नहीं ना। कुछ भी नहीं। तो जब ये ओवर थिंकिंग नहीं है तो कहां से डिप्रेशन और कहां से एंग्जाइटी आएगा? लेकिन सबसे बड़ी समस्या, फिर मैं ये बात बोल देता हूं, लोग करते नहीं क्योंकि ये इतना सिंपल है। लोगों को लगता है यार इतनी महंगी दवाई ली, एक 10,000 रुपया कंसल्टेशन देके मैंने साइकोलॉजिस्ट से बात की, इतने हजारों रुपए, उससे कुछ नहीं हुआ, तुम ये क्या बात कर रहे हो डीप ब्रीदिंग की। सबसे बड़ी समस्या यही है। लेकिन अगर आप सिर्फ डीप ब्रेथ को अपनी जिंदगी में उतारो तो न सिर्फ थॉट बदलेंगे, आपका मन बदलेगा, आपके विचार बदलेंगे, आपकी प्राण की गति बदलेगी। और जब शरीर में प्राण बदलता है ना, पंचकोश बदलता है, पंच प्राण बदलता है, महाप्राण बदलता है, तो आपके जीवन के सब विचार सब विलीन होने लगते हैं। क्योंकि मैंने ये किसी किताब में पढ़ के नहीं जाना, मैंने इसको जीवन में उतारा, एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं इतना ऐसा बोल सकता हूं इसको। मतलब सुनने वाला लॉजिक लगा सकता है, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि क्योंकि मैंने इसको अपने जीवन में उतारा है, किया है। तो सिर्फ एक गहरा प्रयास, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो मैं एक छोटा सा फ्रेमवर्क देता हूं। एक ब्रीदिंग टेक्निक है जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए, मैं ये नहीं बोलता हूं दवाई छोड़ दो या डॉक्टर के पास जाना, मैं कहता हूं पता नहीं आप सुसाइडल हो रखे हो, मुझे क्या पता, और दवाई आपके माइंड को सुला दे रही हो तो वो जरूरी हो आपके लिए, करेक्ट लो। लेकिन उसके साथ एक छोटी सी ब्रीदिंग टेक्निक, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉ ब्रीदिंग। स्ट्रॉ ब्रीदिंग में हम अपने पाउट को, मुंह को, स्ट्रॉ जैसा होता है ना, स्ट्रॉ हम ऐसा कुछ पीते हैं, स्ट्रॉ जैसा बनाते हैं। जैसा बर्थडे पे हम कैंडल्स बुझाते हैं, ऐसा फूक मारते हैं ना, तो हमको ये फूक मारने वाला पाउट बनाना है, और ये जितना बारीक हो सके उतना बारीक बनाना है, मतलब बिल्कुल बारीक ऐसा। अब मुझे सांस लेनी है और मुंह से ऐसा छोड़ना है प्रेशर से, लेकिन प्रेशर लगने के बाद भी वो बहुत धीरे धीरे निकले, इतना बारीक पाउट बनाना है। तो इससे क्या होगा विरल भाई कि एक्सहेल जो होगा वो मेरे इनहेल से काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। मतलब मैंने सांस लिया नाक से और एक्सहेल कर रहा हूं, अब ये एक्सहेल मैं 30 सेकंड्स भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत धीरे 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 धीरे। और ये साइंटिफिक एक प्रूवन चीज है, न्यूरोसाइंस भी इसको आज प्रूव करता है कि व्हेन योर एक्सहेल इज लॉन्गर देन योर इनहेल, यू एक्टिवेट योर वेगस नर्व। वेगस नर्व एक्टिवेट होती है तो इट एक्टिवेट्स योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड द मोड ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट, द मोड ऑफ पीस, द मोड ऑफ रिलैक्सेशन। वी आर नॉट इन दैट मोड। हमारी सांसें यहां से बहुत तेज तेज चल रही हैं, तो मेरे विचार भी तेज तेज चल रहे हैं। मेरी सांसें चले वातम चले चित्तम, वात जैसे चलेगी चित्त वैसा ही बिहेव करेगा। तो अगर वात गहरी हुई, और गहरे में क्या, डीप इनहेल और स्ट्रॉ ब्रीदिंग, लॉन्ग एक्सहेल, ये सिर्फ 5 बार करो,
मैं नहीं कहता 2 घंटे लगाओ और 20 घंटे इस पे बैठ, 5 बार। आप ड्राइव कर रहे हो, आप ड्राइव करते करते आप गहरी सांस लो और ऐसा 5 बार। हमने इवेंट्स में हम लोगों को डिवाइसेस भी लगाते हैं, कई लोगों के साथ हम ये, क्योंकि डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हम देखते हैं 5 बार करने के बाद ही वो हार्ट रेट जो 90 थी वो 70 हो गई। वो पैल्पिटेशन जो इंसान को हो रही थी वो बिल्कुल शांत हो गई। वो जो एकदम से पैनिक में आ रहा था, अब वो कह रहा है कि भैया अब मैं आपको सुनने को तैयार हूं, मैं रिलैक्स्ड हूं। सो सिंपल अ ब्रेथ टेक्निक, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉ ब्रीदिंग, वेयर आप इनहेल छोटा करते हो और एक्सहेल लंबा करते हो। ये एक टेक्निक भी आपको, मतलब धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ओवर, क्योंकि कोई भी चीज एक दिन, अब आप सोचो मैं एक दिन में 5 बार करता हूं और मेरा डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ, तो नहाते हम रोज हैं, खाते हम रोज हैं, तो प्रैक्टिस हम रोज क्यों नहीं करेंगे भैया? करेक्ट। रोज इस प्रैक्टिस को करो। देखो अगर स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी आपको 100% कुछ समय के अंदर, मतलब मैंने इसको लगातार 3 महीने किया और मैं जानता हूं कि इससे मेरे जीवन में बड़ा बदलाव आया। इसको अपनी डेली रूटीन का एक पार्ट बना, और इसमें आपका टाइम भी नहीं लगता है। ड्राइव करते करते कर लो, नहाते नहाते कर लो, कभी बैठे हो किसी के साथ कर लो। क्या 5 बार में कितनी देर लगेगी? 2 मिनट। तो आपका समय नहीं मांग रहा हूं, आपसे सिर्फ ये प्रैक्टिस करने की गुजारिश कर रहा हूं। आप करो और देखो लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इनफैक्ट सर, एक ये पर्सनल मेरा भी क्वेश्चन है। आपके प्रोग्राम्स में मैं भी जब भी आता था, हम मेडिटेशन करते थे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि हम जब भी आंख बंद करके मेडिटेशन करने की ट्राई करते कि चलो इमेजिन करते कि हम कहीं जा रहे हैं, हमारे साथ कोई बात कर रहा है, इमेजिनेशन होता है, राइट। लेकिन बीच बीच में बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं, कुछ कुछ हो रहा है एक्टिविटी, ऑफिस पे कुछ हो गया, घर पे कुछ हो गया, मतलब वैसे आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन थॉट्स यहाँ वहाँ जा रहे हैं, जिसको बार बार मुझे यहाँ पर लेके आना पड़ता है। ऐसा आई एम वेरी श्योर बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। क्या करें जिससे मैं फोकस करके अपना मेडिटेशन एवरीडे कर पाऊँ? मैं इसके लिए एक एनालॉजी यूज़ करना चाहूँगा विरल भाई। आप ज़रूर रोज़ कुछ ना कुछ स्टेयर्स चढ़ते होंगे, सीढ़ियाँ चढ़ते होंगे। आप कई लोगों के घर भी ऊपर कई फ्लोर्स पे होता है, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। अब सीढ़ी की एक पर्टिकुलर हाइट है, वो स्टेयरकेस की एक पर्टिकुलर हाइट है। अगर आप अपने घर से निकले, आप सीढ़ी उतर के घर से निकले और आप अपने ऑफिस गए, और मैं पीछे से आपकी एक सीढ़ी को बड़ा कर दूं, एक स्टेयरकेस को, और एक को छोटा कर दूं, आप जब घर पे वापस आओगे तो ऑब्वियसली पांव वहां लड़खड़ाएगा, क्योंकि हमको उसकी हैबिट नहीं है। ठीक वैसे ही हमको विचारों की तो 50-100 जन्मों की हैबिट है, लेकिन मेडिटेट करने की हैबिट नहीं है। तो जिसकी हैबिट है वो वापस आता है, मतलब न चाहते हुए भी वापस आता है। जैसे हम अनकॉन्शियसली हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे बैठते हैं, हम कहाँ टच करते हैं, हम फेशियल एक्सप्रेशन कैसे देते हैं, ये हम कॉन्शियसली नहीं करते, ये हमारी हैबिट है। हम सब कॉन्शियसली ऐसा करते हैं। जैसे मेरी हैबिट है मैं ऐसा करता हूँ, मेरी हैबिट है मैं ऐसा बैठूंगा तो ऐसा करता हूं, ये मेरी हैबिट है। वैसे ही मेरी विचारों की हैबिट है। लेकिन कोई भी हैबिट को बदलना हो तो क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मुझे, जब मैं पहली बार मेडिटेशन में बैठता हूं, मेरे को विचार आते हैं, लोग यहीं गिव अप कर देते हैं। अरे भाई, जब चलना सीखा था तो गिव अप नहीं किया कि एक दिन में तो मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं, मेरी मम्मी रोज उठाती है कि उठ बेटा, हाथ पकड़ते हैं, चलाते हैं। मैं गिव अप नहीं करता हूं। मैंने कोई भी जिंदगी में नई चीज सीखी, पहली बार कार चलानी सीखी, नहीं आई पहले दिन में। कार चलाने वाला भी खुद बोलता है 30 डेज की प्रैक्टिस करवाऊंगा, 30 डेज। और मेडिटेशन में हमको लगता है कि यार भैया ये एक ही दिन में मुझे बुद्ध बना दो। तो अभी तो बुद्धू ही हैं हम, बुद्ध बनने में समय लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बुद्ध खुद कई सालों तक उन्होंने ध्यान किया, कई जन्मों तक उन्होंने ध्यान किया। तो मैं कहता हूं कि विचार आएंगे, आने दो और जाने दो, उनके साथ जुड़ो नहीं। मान लो मैं बैठा हूं, मुझे मेडिटेशन में बैठा हूं, मुझे एक थॉट आया, अरे यार कल एक वीडियो अपलोड करना है, ऐसा थॉट आया, जाने दिया वापस। आप उसको थिंकिंग में नहीं लेके गए। थॉट और थिंकिंग में फर्क है। थॉट आता है, थिंकिंग में हम जाते हैं। थॉट आया, उसको बोलो रुक जा भाई, फिर बैठ गए। फिर 2 मिनट बाद थॉट आएगा, फिर आया, बोलेगा कि यार बैठे बैठे ना कमर में दर्द हो रहा है, उसको बोलो रुक जा भाई, फिर आप बैठ गए। तो यानी आपने एक लूप क्रिएट किया कि थॉट आया, आप थॉट में, थिंकिंग में नहीं गए, आपने बोला मुझे ये करने दो, रुक जाओ। फिर से आप 10 सेकंड मेडिटेट कर पाओगे। 10 सेकंड बाद फिर थॉट आएगा, क्योंकि आदत है, जन्मों जन्मों की आदत है। 10 सेकंड बाद फिर आपने बोला रुक जाओ भाई। कॉन्शियसली आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं और मेरे पास विचार आएंगे ही। जो उन विचारों से जुड़ जाता है, जो या उनसे लड़ने लगता कि सप्रेस नहीं, विचार नहीं आने चाहिए, मैं फिर सप्रेस नहीं करना, आने दो और जाने दो।
आप बस देखते रहो और फिर से अपनी प्रक्रिया पे वापस आ जाओ। पहले दिन आप 2 मिनट मेडिटेट करोगे, दूसरे दिन आप 5 मिनट करोगे, तीसरे दिन आप 10 मिनट करोगे। धीरे धीरे आपने ट्रेन किया अपने ब्रेन को कि थॉट आते हैं, मैं उनमें इन्वॉल्व नहीं होता, मैं फिर से अपनी प्रक्रिया में बैठ जाता हूँ। और आप 1 महीने बाद एक नया व्यक्ति पाओगे जो आधा घंटा तक भी मेडिटेट करता रहता है, क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया, उसने प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किया। अमेजिंग अमेजिंग सर, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है आपसे डिस्कस करने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। आज बहुत सारे ऐसे जो यंग जनरेशन है, उनको जिनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उनको क्या ऐसी 5 मिनट के डेली कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जिससे उनको उनके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव रिप्लाई मिले कि भाई मैं पॉजिटिव हो जाऊँ? देखिए, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाह रहा है वो पॉजिटिव तो है, ऑलरेडी है, लेकिन उसकी ना एसोसिएशन गलत हो रखी है, सिर्फ इतना है। जैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो मानते हैं मार्शमेलो इफेक्ट, मार्शमेलो स्टडी जो हुई थी। मार्शमेलो इफेक्ट में क्या हुआ, कुछ बच्चों को स्कूल में मार्शमेलो दिया गया और उनको देखा गया कि कौन ये खा लेता है। उनको बोला गया कि आपको ये मार्शमेलो 1 घंटे तक नहीं खानी है। उसमें से आधे बच्चे थे जिन्होंने 5 ही मिनट बाद खा ली और कुछ बच्चे थे जिन्होंने डिले किया, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को यूज किया। तो देखा गया जिन्होंने इमीडिएटली खा ली मार्शमेलो, वो जिंदगी में, ये स्टडी 30 साल चली, बड़े होते तक उनको देखा गया कि जिन्होंने उस दिन मार्शमेलो एकदम से खा ली थी वो लाइफ में कहीं ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। Correct. लेकिन जिन्होंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन रखा वो लाइफ में बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशंस पर सब जगह पहुंच गए। तो अब फर्क क्या था कि वो मार्शमेलो देखने से हमारे पास एक इंस्टेंट एक इमोशन आ रहा था कि मैं अच्छा फील करूंगा, इसको खा के मैं अच्छा, अगर मैंने इसको नहीं खाया तो ये अच्छे की फीलिंग मेरे पास से चली जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको ये जो अच्छे की फीलिंग है इसका एसोसिएशन बदलना है, एसोसिएशन बदलना है। इंसान एक लॉ से गवर्न होता है विरल भाई, और उस लॉ को बोलते हैं द लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर, कि हमको जिस चीज से पेन मिलता है हम उसको अवॉइड करते हैं, जिस चीज से प्लेजर मिलता है हम उसको अपनी जिंदगी में उतारते हैं। जिन बच्चों को मार्शमेलो खाने से, Correct. उन्होंने वो खा लिया, लेकिन कुछ बच्चों को बोला गया जो 1 घंटा रुकेंगे उनको 2 मिलेगा। तो उनको लगा कि मैं थोड़ा टाइम वेट करता हूं, मेरा जो अभी का प्लेजर है उससे ज्यादा 2 खाने का प्लेजर है। तो हमने यहां पे क्या समझा इस इफेक्ट से, कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक बाय प्रोडक्ट है हमारे इमोशन का। किस इमोशन का? प्लेजर का। लेकिन अगर मैं आपके माइंड की प्रोग्रामिंग करूं, जो कि ऑब्वियसली कॉन्शियस माइंड की नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्शियस माइंड इज लाइक रैम ऑफ अ हार्ड डिस्क, रैम ऑफ अ डिवाइस, कि मैं उसमें कुछ भी स्टोर करके नहीं रख सकता हूं। टेम्पररी तो डाल सकता हूं कि मैं ये वर्ड में फाइल बना रहा हूं, इसका सारा डेटा रैम में स्टोर रहे, लेकिन प्रोग्रामिंग कब होगी? जब वो हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा। बटन बंद हो गया कंप्यूटर का तो भी वो हार्ड डिस्क में स्टोर्ड ही है। ये प्रोग्रामिंग क्या है कि मैं उस व्यक्ति को उसके जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का रिजल्ट है उसके साथ प्रोग्राम करूं। जैसे मैं एक व्यक्ति को बोलता हूं कि भैया जंक फूड मत खाओ, वो कहता है कि भैया मुझे तो अभी इसमें बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन अगर मैं उसको विजुअलाइज करवाऊं, आंखें बंद करो, देखो कि कल को तुम सुबह उठ रहे हो 5 बजे और तुम जॉगिंग पे जा रहे हो, हाँ जा रहा हूं सर। आप जॉग कर रहे हो, देखो हाँ कर रहा हूं सर। आप रोज जॉग कर रहे हो, हाँ कर रहा हूं सर। आप देखो आपकी बॉडी बहुत टोन्ड हो चुकी है। आपने जो कपड़े डाले हुए हैं, कपड़े महंगे नहीं जचते, कपड़े फिट बॉडी पे जचते हैं। तो मैं उसको विजुअलाइज करा रहा हूं कि आपकी बॉडी टोन्ड है और आप देखो आपने कपड़े डाले हुए हैं, कैसे लग रहे हो आप? सर बहुत अमेजिंग लग रहा हूं। कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है सर, बहुत बढ़िया आ रहा है। तो मैंने क्या किया, उसके सबकॉन्शियस को जो मजा था वो मजा एक अच्छे शरीर के साथ प्रोग्राम किया। अब अगली बार जब वो पिज्जा खाना चाहेगा, वो जंक फूड ज्यादा, एक आध खाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की हैबिट होती है, तो मैंने उसको प्रोग्राम किया कि भैया आपके माइंड को प्लेजर दौड़ने में है, पिज्जा में नहीं है, या पिज्जा में भी है तो उससे बड़ा प्लेजर सुबह जॉगिंग करने में है। तो हम अपने मन के बाय प्रोडक्ट हैं, बुद्धि के नहीं। तो अगर मैंने डीप विजुअलाइजेशन में उसको ये इमेजिन करवाया, बिकॉज आवर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी, तो अगर मैंने इमेजिनेशन में ये देखा कि मेरे पास उस चीज से एसोसिएटेड प्लेजर है, तो मैं उस चीज को करने लग जाऊंगा। इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से मैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन में जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आज जो मैं पिज्जा खा रहा हूं ये एक्चुअल में प्लेजर नहीं था। मैंने तो विजुअलाइजेशन में देखा कि ये तो पेन है, मैंने प्लेजर देखा, प्लेजर तो
सुबह जॉगिंग करने में है, प्लेजर तो थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करने में है, प्लेजर तो थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठने में है, लेकिन ये कॉन्शियस नहीं, सब कॉन्शियस को पता होना चाहिए, जो कि सिर्फ माइंड प्रोग्रामिंग के थ्रू पॉसिबल है। गहरी सांसें लो, ध्यान में बैठो, अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करो और देखो कि अगर आप वो बन गए जो आप चाहते हो तो उसमें कितना आनंद है। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कपड़े डाले हुए जच रहे हैं, आपकी बॉडी बढ़िया लग रही है। तो हम कभी भी डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड नहीं करेंगे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में नहीं जाएंगे, अगर हमने अपने मन को ये चीज़ समझा दी तो। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, मैं पिछले 3 साल से आपसे कनेक्टेड हूँ और मेरे फैमिली में से भी कुछ लोगों ने अटेंड किया है। फर्स्ट प्रोग्राम में मैं खुद आया था। तो हम क्या क्या चीज़ें उसमें करवा सकते हैं? लोग क्यों आते हैं आपके प्रोग्राम में और उनके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है आने से? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखो, पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि सब लोग आ नहीं पाते हैं, तो जो चीज़ें मैंने आज हमने आज डिस्कस की ना पॉडकास्ट के माध्यम से, मैं कहता हूँ नहीं आ पाओ तो कोई बात नहीं, पहले तो आप ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। हमारा पहला मकसद है कि आप ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू करो। लेकिन अगर फिर भी कुछ लोग होते हैं, उनको होता है कि मैं आपसे मिलके ही करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, तो हमारा एक इवेंट होता है, उसको हम बोलते हैं नो दाई सेल्फ, कि जहाँ पर आप खुद को जानते हो, आप एक ऐसी प्रक्रिया से जुड़ते हो जहाँ आप जानते हो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूं जो बक बक करता है, मैं अपने विचार नहीं हूं जो मुझे नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, मैं कोई और हूं जो इसको विटनेस कर रहा है। और मैं एक चीज बोलता हूं विरल भाई, कि अगर इस दुनिया से जाना तय है, अगर इस दुनिया से जाना तय है, तो खुद को जाने बिना मत जाना। और जब मैं उसको जानता हूं कि वो चेतना मेरे अंदर से प्रवाहित हो रही है, हमारे पास एंशिएंट इंडियन हीलिंग साइंसेज ने, फिलॉसफीज ने, अद्वैत ने बहुत सी चीज़ें ऐसी दी जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर वो प्रैक्टिसेस करते हैं। हम 7 चक्र कैसे काम करते हैं उस पर ध्यान देते हैं। हम इमोशंस को कैसे बर्डन के तौर पर जो हमने रखा हुआ उसको हम रिलीज कर सकते हैं, हम उस पर काम करते हैं। सांसों को कैसे हम बेटर करके अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं, हम उस पर ध्यान देते हैं। कैसे कुछ योग और प्राणायाम जिनके नए अद्वैत के समझाए हुए रूप को आप जीवन में उतार के अपनी सेहत को ठीक कर सकते हो, हम कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस वहां पर करवाते हैं। और मैंने देखा है लोग 2-2 महीने के अंदर 20-20 किलो वेट लूज कर रहे हैं। ब्रेथ प्रैक्टिस, मतलब सुनने में लॉजिक लगाओ तो सोचो ब्रेथ से कैसे। वहां पर ब्रीदिंग होती है जो आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज को क्लियर करती है, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ा हुआ उस मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर देती है। असल में खाना वेट नहीं बढ़ाता, वीक मेटाबॉलिज्म वेट बढ़ाता है। असल में स्ट्रेस नेगेटिव विचार नहीं देता, नेगेटिव विचारों का लूप स्ट्रेस देता है। तो अगर हम उनको अपने इंटरनल सॉफ्टवेयर को बदल के ठीक कर लें तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। तो ये सभी प्रैक्टिसेस हम वहां पर करते हैं। तो अगर कोई चाहेगा उसके बारे में जानना आना, तो उसका नाम है नो दाई सेल्फ। और अगर आप चाहेंगे तो हम उसका थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं। आप चाहेंगे तो उस फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आप उसमें आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। वहां पर जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल करने के लिए वो कर सकते हैं। और मैं फिर से ये बोलूंगा, अगर इस दुनिया से जाना तय है तो खुद को जाने बिना मत जाना। अमेजिंग अमेजिंग सर, बहुत बहुत सारी चीज़ें मुझे पर्सनली सीखने मिली है और आई एम वेरी श्योर कि आप लोग भी जो देख रहे हो इस प्रोग्राम को, आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी। अगर आप चाहते हो कि हम और भी ऐसे कोई दूसरे टॉपिक पे सर के साथ बात करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि अगला कौन सा ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसके बारे में और भी आपको सर से बात करनी है। आई एम वेरी श्योर सर, मैं आपसे पहले ही परमिशन ले लेता हूँ, अगर 1000 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट की तो हम फिर से मिलेंगे, फिर से नए टॉपिक पे बात करेंगे। एंड कैसा लगा प्रोग्राम मुझे कमेंट में बताइएगा। सर पर्सनली मुझे पूछो तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर, प्लेजर इज ऑल माइन। और मुझे लगता है कि आपकी जो ऑडियंस है, अगर किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी ये बदलाव आया तो ये आपके माध्यम से एक बहुत अच्छा काम होगा कि लोगों की लाइफ में अगर कुछ चेंज आ पाए। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।